डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1681 से 1690 तक। बेस्ट एम्परर के बाद खत्म करने के बाद उसने फौरन उलूही तहरीरें लिखना और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक बेस्ट एम्परर के कदमों के नीचे एक बहुत बड़ा जादुई दायरा बन गया और मुसलसल बाहर की तरफ फैलने लगा। 500 गज के रदिस तक पहुंचने के बाद ही ये रुक गया। इस जादुई दायरे ने फिर माना कि इतनी बड़ी मिकदार को कंट्रोल किया जिसकी कोई भी अकेला खिलाड़ी सलाहियत नहीं रख सकता था। जब जादुई दायरा मुकम्मल हो गया तो बेस्ट एम्परर ने अपने हाथ में मौजूद सियाजेड स्टाफ को जादुई दायरे के मरकज में गाड़ दिया ताकि ये जादुई दायरे के मरकज के तौर पर काम कर सके। उन्हें एक एक करके जादुई दायरे में दाखिल होने को कहो। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो बहुत तेजी से दाखिल ना हो। अगर वो बहुत तेज हुए तो जादुई दायरा उनकी लाजवाल रूहों को जज्ब नहीं कर सकेगा और वो बिलावजा जख्मी हो जाएंगे। बेस्ट एम्परर ने सुनगोल और बरेल की तरफ देखते हुए कहा। इसके अलावा इस दौरान जादुई दायरे के मरकज को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सब कुछ रायगा जाएगा। इत्मीनान रखें, मैंने अपनी गिल्ड के बहुत से माहिरीन को यहां तलब कर लिया है। यहां तक कि आसपास के इलाके में 1 लाख इलेट्स की फौज फैली हुई है। यहां तक कि अगर कोई घात लगाकर हमला करने की कोशिश करता है तब भी मेरे पास एक दिफाई जादुई दायरा है जिसे मैं उन्हें रोकने के लिए फ़ाल कर सकता हूं। सुनगोल और बरेल ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इसकी नजरें स्टोन फॉरेस्ट टाउन की अमूमी समत की तरफ मुड़ गईं। इसकी आंखों में एक सर्द चमक उभरी और उसने किस्म खाई, ब्लैक फुलियम, बस तुम इंतजार करो। चूंकि तुमने मेरे इनशनट रॉक सिटी को तबाह करने की जुर्रत की है, मैं यकीनी तौर पर तुम्हें ज़ाती तौर पर इस गिल्ड की तबाही का मुशाहिदा करवाऊंगा जो तुमने बनाई है। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की इनशनट रॉक सिटी पर कामयाब यलगार की वजह से इसके पास शहर को इवल डेमनस के घोंसले में तब्दील करने के सिवा कोई चारा नहीं था। आमदनी के इस बड़े जरिया के नुकसान ने हेवेंस बरेल की तरक्की पर काफी असर डाला था। दरहकीकत हेवेंस बरेल की हिमायत करने वाली कुछ बड़ी कारपोरेशंस ने पहले ही अपने फंड्स वापस ले लिए थे, जिससे सुनगोल और बरेल का गिल्ड को सुपर पावर बनाने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया था। जहां तक हेवेंस बरेल की हिमायत करने वाली बाकी कारपोरेशंस का ताल्लुक है, वो सिर्फ इसलिए रुकी हुई थीं क्योंकि वो ली जीन यांग और उसकी अपनी सलाहियतों पर यकीन रखती थी। अगर वो दोनों ना होते तो ये बड़ी कारपोरेशंस हेवेंस बरेल को फराहम की जाने वाली फंडिंग में जबरदस्त कमी कर देती। लिहाजा ये कहना हरगिज मुबालगा आराई नहीं थी कि जीरो विंग के लिए इसकी नफरत आसमान को छुपा सकती थी। असल में मंसूबा जीरो विंग के खिलाफ कार्रवाई करने का था। ताहम इनशनट रॉक सिटी की जंग के बाद सुनगोल और बरेल ने अपना इरादा बदल लिया। वो ये भी चाहता था कि जीरो विंग के मेंबरान को आहिस्ता आहिस्ता कटने और तबाह होने का मजा चखाया जाए। सबसे पहले वो स्टोन फॉरेस्ट टाउन छीन लेगा, इसके बाद वो जीरो विंग सिटी से निपटेगा। इन 2 जगहों के जाने से जीरो विंग आमदनी के अपने 2 अहम तरीन जराए खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो जीरो विंग के टूटने में सिर्फ वक्त की बात होगी। दरी असना इस वक्त ब्लैक फुलियम सिर्फ ये देख सकेगा कि जीरो विंग किस तरह फना हो रहा है, जबकि स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी हेवेंस बरेल के हाथों में जा रहे हैं। इसके बाद से हेवेंस बरेल स्टारमोन किंगडम के मुतलक हुक्मरान के तौर पर जीरो विंग की जगह ले लेगा। बेस्ट एम्परर ने मजीद कोई तबसरा नहीं किया। इसके बजाय उसने जादुई दायरे की हिफाजत में खुफिया तौर पर मदद करने के लिए एक मीथक रैंक का इवल डेमन तलब किया। माहिर खिलाड़ियों के मुकाबले में एक मीथक रैंक का इवल डेमन बहुत ज्यादा यकीन दहानी फराहम करता था। बहरहाल उसने सियाजेड स्टाफ हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। एक और कुर्बानी की तकरीब मुनक़िद करने के लिए एक और स्टाफ हासिल करना इंतहाई मुश्किल होगा। बेस्ट एम्परर के यहाँ के मामलात से निमटने के बाद उसने टेलीपोर्टेशन स्क्रोल निकाला और इलाके से चला गया। अब उसे सिर्फ जादुई दायरे के काफी तादाद में लाजवाल रूहें जमा करने का इंतजार करना था। दरी असना इतनी बड़ी हलचल कुदरती तौर पर स्टारमोन किंगडम की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की नजरों से नहीं बच सकी।
हेवेंस बरेल स्टोन फॉरेस्ट टाउन में इतने ज्यादा खिलाड़ियों को जमा करके क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह हो सकता है कि अब जब इसका इनशनेट रॉक सिटी तबाह हो चुका है तो वो अपना गुस्सा जीरो विंग के स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर निकालने की तैयारी कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हम स्टोन फॉरेस्ट टाउन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कभी नहीं देखा कि टाउन का दिफा कितना मजबूत है। ये एनपीसी टाउन से भी ज्यादा मजबूत है। मजीद बरा, मैंने सुना है कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन का दिफा करने वाले 2 एनपीसी सिपाहियों की तादाद पहले ही 400 से तजावुज कर चुकी है। टाउन को गिराना इतना आसान नहीं होगा। क्या हेवेंस बरेल ने अपनी पिछली नाकामी से सबक नहीं सीखा? शायद हेवेंस बरेल के पास भरोसा करने के लिए कोई ट्रम्प कार्ड है। जब मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को हेवेंस बरेल के इक़दामात का पता चला तो वो तजस्सुस से इस पर बात किए बगैर न रह सके। वो सब हैरान थे कि हेवेंस बरेल क्या करने की कोशिश कर रहा है। वाइस गिल्ड लीडर हेवेंस बरेल स्टोन फॉरेस्ट टाउन के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? स्टोन फॉरेस्ट टाउन में तैनात जीरो विंग के मेंबरान इस मामले पर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। हेवेंस बरेल के इक़दामात की बुनियाद पर वो गिल्ड वाज़े तौर पर गिल्ड वॉर शुरू करने की मंसूबाबंदी कर रहा था, सिर्फ इसने अभी तक तमाम जरूरी तैयारियां नहीं की थी। ताहम एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो ये यकीनी तौर पर हमला करेगा। गिल्ड में हर किसी को इस दौरान लापरवाही से बाहर जाने से गुरेज करना है ताकि हेवेंस बरेल के इवल डेमनस के घात लगाकर हमले से बचा जा सके। साथ ही हेवेंस बरेल की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखें और किसी भी इंकिशाफ की फौरन इत्तला दें। आबदागाल ने गिल्ड चीट के जरिए अहकामात जारी किए। इसने एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्टोन फॉरेस्ट टाउन के दिफा को मजबूत बनाने, मजीद डिफेंस स्टेटस बनाने और मजीद मनी ईचर ब्लस्टार्स को स्टोन फॉरेस्ट टाउन मुंतकिल करने के लिए भी कहा। फी अलहाल हेवेंस बरेल की राकेशों की फौज पहले ही स्टारमोन किंगडम की सरहद के करीब पहुंच रही थी। अगर जीरो विंग ने एनपीसी फौजों को कुछ राकेशों को खत्म करने में मदद के लिए माहिरीन नहीं भेजे तो स्टारमोन किंगडम में राकेशों की फौज की पेश कदमी यकीनी तौर पर तेज हो जाएगी। लिहाजा वो हेवेंस बरेल की खिलाड़ियों की फौज से निमटने के लिए इन माहिरीन को हटाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। वो अभी सिर्फ ये कर सकते थे कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन के दिफा को मजबूत करते हुए राकेशों की फौज की पेश कदमी को सुस्त करे। ये जिक्र करने की जरूरत नहीं कि इस बात के इम्कानात थे कि हेवेंस बरेल की खिलाड़ियों की फौज जंग में मदद के लिए बड़ी तादाद में इवल डेमनस को तलब करने की सलाहियत रखती थी। अगर जीरो विंग ने हेवेंस बरेल की खिलाड़ियों की फौज पर नीम दिल्ली से हमला किया तो जीरो विंग के मेंबरान को यकीनी तौर पर बुरी तरह पीटा जाएगा। बहरहाल जामिद दिफा और एनपीसी सिपाहियों की मदद के बगैर खिलाड़ी ताकतवर इवल डेमनस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ वक्त के लिए स्टारमोन किंगडम का माहौल अजीब हो गया। जीरो विंग के अलावा किंगडम की दीगर गिल्ड्स भी जंग के लिए अपनी तैयारियां कर रही थीं। बहरहाल कोई भी यकीन से नहीं जानता था कि हेवेंस बरेल दरअसल क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ये इम्कान मौजूद था कि गिल्ड दीवाना हो जाए और नजर आने वाले हर गिल्ड टाउन पर हमला करना शुरू कर दे। अगरचे स्टारमोन किंगडम के एनपीसी ने पहले ही इवल बेस्ट और इवल डेमनस के खिलाफ अपने हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए थे, लेकिन अगर खिलाड़ी चाहते थे कि किंगडम की फौजें उन राकेशों से निमटने में उनकी मदद के लिए मुतहर्रिक हों तो उन्हें ठोस सबूत फराहम करने की जरूरत थी कि ये राकुशस वाकई जाहिर हुए हैं। तब ही किंगडम की फौजें हरकत में आएंगी। मजीद बरा, किंगडम की फौजों को मैदान जंग तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। अगर उनके गिल्ड टाउन्स किंगडम की फौजों के पहुंचने तक डटे रहने में नाकाम रहे तो किंगडम को मतला करने का कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स ने अपने मुताल्लिका टाउन्स के दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया था। दरी असना डार्कनेस वर्ल्ड में वापस सैफ अली ने भी ग्रैंड लॉर्ड्स को ज्यादा उजलत के साथ पीसना शुरू कर दिया था। अब इसके पास जंग में बैक वक्त हिस्सा लेने वाली 2 हीरोइक स्प्रिट थीं। अन्नम और 3 डेमनस की मदद से लेवल 70 इससे ज्यादा के ग्रैंड लॉर्ड्स को मारना काफी आसान हो गया था। ताहम ग्रैंड लॉर्ड्स अभी भी बड़ी मिकदार में दस्तयाब नहीं थे। तकरीबन आधे दिन के बेदरेग कत्ल आम के बाद सैफ अली ने बुनियादी तौर पर इस नक्शे पर मौजूद हर ग्रैंड लॉर्ड को मार डाला था जिसमें वो इस वक्त मौजूद था। अब सैफ अली के पास कल 52 डार्कनेस स्टोन्स और 386 डार्कनेस स्टोन फरीब मिनट्स थे जो अभी भी इसके हदफ से कुछ दूरी पर थे। दरी असना
अगर वो मजीद ग्रैंड लॉर्ड्स को तलाश करने और मारने की ख्वाहिश रखता था तो उसके पास ऐसा करने के सिर्फ दो इख्तियारात थे। पहला ऑप्शन ये था कि उन ग्रैंड लॉर्ड्स के दोबारा पैदा होने का इंतजार किया जाए जिन्हें इसने मारा था। ताहम ग्रैंड लॉर्ड्स को दोबारा पैदा होने में आमतौर पर 2 या 3 कुदरती दिन लगते थे। ग्रैंड लॉर्ड्स को बहुत तेजी से मारने की वजह से इसके पास ग्राइंड करने के लिए कोई ग्रैंड लॉर्ड नहीं बचा था। ताहम सैफ अली इस सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अन्नम बस बहुत ज्यादा ताकतवर थी। दूसरा ऑप्शन दूसरे नक्शों की तरफ जाना था। दूसरे नक्शों के ग्रैंड लॉर्ड्स अछूते थे, वो सब जिंदा और तवाना थे। वाहिद मसला दूसरे नक्शों तक पहुंचना था। डार्कनेस वर्ल्ड गॉड्स डोमेन के बर्रे आजम से मुख्तलिफ थी। गॉड्स डोमेन के बर्रे आजम पर खिलाड़ियों को नक्शों के दरमियान हरकत करते वक्त कोई रुकावट नहीं होती थी। ताहम डार्कनेस वर्ल्ड में नक्शों में सख्त लेवल की पाबंदियां थीं जो खिलाड़ियों को जहां चाहे जाने से रोकती थीं। एक लिहाज से डार्कनेस वर्ल्ड आइस क्रिस्टल वर्ल्ड की तरह थी। खिलाड़ियों को दूसरे नक्शों की तरफ बढ़ने के लिए नामजद गार्डियन बास को शिकस्त देने की जरूरत थी, वरना वो हमेशा के लिए इसी नक्शे में फंसे रहेंगे। आमतौर पर वो खिलाड़ी जो 7 ल्यूमेनरेज टेम्पल में तब्दील किए गए टेलीपोर्टेशन पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए डार्कनेस वर्ल्ड में पहुंचते थे, वो दूसरे नक्शों की तरफ जाने का सोचते भी नहीं थे, क्योंकि जिस नक्शे में उन्हें टेलीपोर्ट किया जाता था वो उनके लेवल के लिए मौजू होता था और सिर्फ मज़कूरा नक्शे में जिंदा रहना ही काफी मुश्किल था। उनके पास दूसरे नक्शों की तरफ जाने के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं होता था। सैफ अली यकीनी तौर पर एक मुनफरिद मामला था। ऐसा लगता है कि मेरे पास जबरदस्ती रास्ता बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है, सैफ अली ने सोचा जब उसने अपने सामने वादी के अंदर सोए हुए 30 मीटर लंबे राकुशस को देखा। फिर वो अन्नम के साथ मिलकर राकुशस की तरफ बढ़ा। अब जबकि इवल डेमन और इवल बेस्ट की फौजें स्टारमोन किंगडम पर हमला कर रही थीं, वो कुदरती तौर पर उन ग्रैंड लॉर्ड्स के दोबारा पैदा होने का इंतजार करने में वक्त ज़ाय नहीं कर सकता था जिन्हें इसने मारा था। उसका वाहिद इंतखाब दूसरे नक्शे की तरफ जाना और वहां ग्रैंड लॉर्ड्स का शिकार करना था। बाब 1682 आला शैतान। खामोश वादी के अंदर जब सैफ अली अगले नक्शे के 1000 गज के अंदर पहुंचा तो उसे अचानक एक ताकतवर दबाव महसूस हुआ जो इस पर हावी हो रहा था। जो दबाव वो अब महसूस कर रहा था वो इस दबाव से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उसने पहले सामना किए गए राकेशों से महसूस किया था। दूसरे लफ्जों में इस दबाव में एक मियारी तब्दीली थी। फी अलहाल सैफ अली पहले ही ट्रदो तक पहुंच चुका था, फिर भी दबाव ने इसे इंतहाई बेचैन कर दिया। इसका जिस्म ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पानी के तालाब में पूरी तरह डूबा हुआ हो। हमारे दरमियान 1000 गज के फासले के बावजूद दबाव इतना मजबूत है। सैफ अली ने अपनी डिटेक्शन क्रिस्टल बॉल पर दिखाए गए बड़े ह्योले को बेयकीनी से घूरा। क्रिस्टल बॉल ने एक इंसानी नुमा ह्योला दिखाया जिसका सर बकरे का था और वो वादी के बाहर निकलने के रास्ते के सामने जमीन पर फैला हुआ था। इस ह्योले की दम एक बड़े सांप की थी और चिमगादड़ जैसे पंख थे जो आमतौर पर डैमनज में देखे जाते हैं। जैसे ही ह्योले ने सांस बाहर निकाली, इसके नथनों से शोले निकले और उसके सामने की जमीन को झुलसा दिया। क्या एक हाई डेमन? सैफ अली इस ह्योले को देखकर हक्का बका रह गया। गॉड्स डोमेन में बहुत सी शैतानी मखलूकात थीं। ताकत में फर्क होने के अलावा ये शैतानी मखलूकात नस्ब की बुनियाद पर भी मुमताज थीं। दर हकीकत डैमनस के दरमियान दर्जाबंदी बड़ी हद तक नस्ब की बुनियाद पर तय की जाती थी। नजीब नस्ब वाले डैमनस आम नस्ब वाले डैमनस पर हुकूमत करते थे। कुदरती तौर पर एक डैमन जितना ज्यादा नजीब नस्ब रखता था, उसकी तरक्की की सलाहियत इतनी ही ज्यादा होती थी। गॉड्स डोमेन में डेमन किंग के मैार पर ज्यादातर डैमनस हाई डैमनस थे। आम नस्ब वाले डेमन के लिए 5 डेमन किंग बनना बहुत मुश्किल था, 6 डेमन गार्ड बनना तो दूर की बात है। नजीब नस्ब वाले डैमनस को हाई डैमनस के नाम से जाना जाता था। लाइफ रेटिंग के लिहाज से वो आर्केक्स्ट्स से भी बरतर थे। इसी टिर पर सिर्फ ड्रैगन अफीरविशियस बेस्ट ही हाई डैमनस को दबाने की सलाहियत रखते थे। कहने की जरूरत नहीं, आम डैमनस जो सैफ अली ने तलब किए थे वो हाई डैमनस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद अगले नक्शे के दाखिली रास्ते पर तैनात गार्डियन बास दरअसल एक हाई डेमन था। इंतहाई फासले की वजह से डिटेक्शन क्रिस्टल बॉल हाई डेमन के अदादोशुमार का पता नहीं लगा सकी। ताहम
जब सैफ अली हाई डेमन के 600 गज के अंदर पहुंचा तो उसके अदादोशुमार उसकी नजरों में आ गए। बीफोमेट लेवल 73 HP 120-000/120-00000। एक लेवल 73 ग्रैंड लॉर्ड सैफ अली बीफोमेट के अदादोशुमार को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। इसी लेवल की आर्केकिस्ट्रिस के मुकाबले में एक हाई डेमन की HP बहुत कम थी। इसके बावजूद 12 करोड़ HP इसके लिए निपटने के लिए एक खौफनाक मिकदार थी। सिर्फ बीफोमेट की जंगी बहाली ने इसे हर 5 सेकंड में 12 लाख HP बहाल करने की इजाजत दी। अगर इसका DPS 2,40,000 से कम होता तो बीफोमेट इसके लिए एक नाकाबिल तस्खीर वजूद होता। किस्मत का वाहिद झोंका यह था कि बीफोमेट एक डेमन था। जब तक इसका मुखालिफ एक डेमन था, बाइबल ऑफ डार्कनेस इसे दबाने के काबिल होगी। अगरचे वो बीफोमेट को अपना मातहत बनाने के लिए बाइबल ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो हाई डेमन की बुनियादी खुसूसियात को बहुत ज्यादा दबा सकता था। मजीद बरा, ये दबाव मुतलक था, इसके असरात जरा भी कमजोर नहीं होंगे। इसके बरक्स के जादुई दायरे और इस जैसी चीजें तब करती थीं जब हदफ राकुशस बहुत ज्यादा ताकतवर होता था। बहरहाल, एक हाई डेमन फिर भी एक हाई डेमन था। बीफोमेट सिर्फ बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से मजबूत नहीं था, इसके पास मौजूद स्किल्स, मंतर और जंगी मेयार एक आम डेमन से कहीं ज्यादा थे। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। दांत पीसते हुए सैफ अली ने अपने बैग से एक और प्राइमवर्डेल स्क्रोल निकाला और तीसरी प्राइमवर्डेल हीरोक स्पिरिट को तलब किया। अगरचे जीरो विंग सिटी का दिफा एक आम गिल्ड सिटी से कहीं ज्यादा बेहतर था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पहले जैसी नहीं थी। स्टारमोन किंगडम में दाखिल होने वाले इविल बेस्ट और इविल डेमनस की मिकदार और मयार गैर मामूली था। अगर राकुशस किंगडम की फौज के दिफाई नेटवर्क को तोड़कर जीरो विंग सिटी तक पहुंच गए तो सैफ अली को यकीन नहीं था कि जीरो विंग सिटी उनके खिलाफ अपनी जमीन पर खड़ा रह सकता है नहीं। अगर वो ऐसा होने से पहले लोस्ट टाउन को महफूज कर सकता तो लोस्ट टाउन के अंदर जखीरा शुदा मुताद्दिद माना हथियार बिलाशुबा जीरो विंग की ताकत में नुमाया इजाफा करेंगे। उस वक्त जीरो विंग सिटी के दिफा के इम्कानात भी नुमाया तौर पर बेहतर हो जाएंगे। बीफोमेट को देखते हुए सैफ अली ने अपने 3 डेमनस को हाई डेमन पर हमला करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अन्नम की स्किल्स के कूल डाउन का इंतजार किया। इसके बाद उसने तीनों हीरोक स्पिरिट से ग्रुप में मौजूद हर फर्द पर एक के बाद एक बफ डलवाया, जिसकी वजह से उनकी बुनियादी खुसूसियात आसमान को छूने लगे, खास तौर पर लेवल 80 गोल्डन जाइंट की, जो पहले ही बेपनाह ताकत का मालिक था। 3 हीरोक स्पिरिट्स की तरफ से बफ होने के बाद इसकी ताकत पहले ही इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला करने के करीब थी। इसके बाद सैफ अली ने हमला करने का हुक्म दिया। क़यादत करते हुए गोल्डन जाइंट और 3 डेमनस आगे बढ़े। 10 रॉक गार्डियंस उनके पीछे करीब से चल रहे थे। अगर कोई खिलाड़ी इस मंजर को देखता तो वो यकीनी तौर पर मुड़कर भाग जाता। ताहम बीफोमेट ने महज जमाई ली, करीब आने वाले दुश्मनों पर कोई तवज्जो नहीं दी। सिर्फ इस वक्त जब गोल्डन जाइंट और 3 डेमनस बीफोमेट के 200 गज के अंदर पहुंचे तो हाई डेमन ने गोल्डन जाइंट की तरफ देखा। अचानक, जैसे वो अभी अभी कीचड़ वाले दलदल में कदम रख चुके हों, गोल्डन जाइंट, डेमनस और रॉक गार्डियंस की रफ्तार अचानक कम हो गई। मजीद बरा, उनकी नक्लो हरकत की रफ्तार ही कम नहीं हुई थी, यहां तक कि उनके रद्द अमल की रफ्तार भी सुस्त हो गई। इसके बाद बीफोमेट ने जमीन पर तीर मारा और जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जब बीफोमेट दोबारा नमूदार हुआ तो वो अपनी असल पोजीशन से 50 गज से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। हाई डेमन अमली तौर पर एक आम मीथक राकुशस से भी ज्यादा तेज था। इससे पहले कि गोल्डन जाइंट रद्द अमल जाहिर कर सके, बीफोमेट पहले ही इसके सामने खड़ा था। हाई डेमन गोल्डन जाइंट के मुकाबले में एक बच्चे से मुख्तलिफ नहीं लग रहा। गोल्डन जाइंट के सामने जाहिर होने के बाद बीफोमेट ने अपना हाथ हल्का सा हिलाया जैसे वो धूल झाड़ रहा हो। अगले ही लम्हे गोल्डन जाइंट और उसके साथ और पीछे खड़े डेमनस और रॉक गार्डियंस सब 20 गज पीछे उड़ गए। तलब की गई मखलूकात के सरों के ऊपर नुकसानात जाहिर हुए। ग्रुप में गोल्डन जाइंट, जिसका दिफा सबसे ज्यादा था, ने 7 लाख से ज्यादा HP खो दी, जबकि लॉर्ड रैंक के रॉक गार्डियंस में से हर एक ने 10 लाख से ज्यादा HP खो दी। यकीनन ये बहुत मजबूत है। सैफ अली बीफोमेट की जाहिर करदा ताकत से गहरा सदमा पहुंचा।
बीफोमेट इन तमाम ग्रैंड लॉर्ड रैंक की आर्किटेक्ट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था जिनका उसने पहले मुकाबला किया था। मजीद बरा बीफोमेट की अभी की कारकर्दगी की बुनियाद पर सैफ अली बता सकता था कि हाई डेमन का जंगी मेयार छठी मंजिल के ट्रायल टावर के मेयार का होना चाहिए। हाई डेमन की अफसानवी रफ्तार के साथ यहां तक कि 2 माहिरीन की 100 रुकनी टीम भी काटने वाले बोर्ड पर मछली की तरह होगी अगर वो बीफोमेट के खिलाफ गए। इसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान तबादले का एक सिलसिला हुआ। बदकिस्मती से अगरचे गोल्डन जाइंट और 3 डैमनज ने जवाबी कार्रवाई की, वो बीफोमेट पर सिर्फ चंद मंतर ही मार सके। अपनी अफसानवी रफ्तार पर इन्हिसार करते हुए हाई डेमन ने आसानी से इस पर भेजे गए हर आम हमले को चकमा दिया। इसके बरक्स 3 हीरोक स्प्रिट्स के जरिए शिफायाब होने के बावजूद गोल्डन जाइंट और डैमनज मुसलसल एचपी खोते रहे। अगरचे गोल्डन जाइंट और डैमनज ने बीफोमेट के हमलों को रोकने और चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उनके कमजोर रद्द-अमल की रफ्तार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ताहम चूंकि बीफोमेट ने सिर्फ गोल्डन जाइंट और 3 डैमनज पर तवज्जो दी, सैफ अली हाई डेमन के 100 गज के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया और फौरन डेमन रूलर को फाल कर दिया। अचानक सैफ अली के पास मौजूद बाइबल ऑफ डार्कनेस से ताकत की एक लहर निकली। बीफोमेट की बुनियादी खुसूसियात फौरन 30% कम हो गई। डेमन रूलर का असर काबिल जिक्र था, ताहम ये अभी भी इख्तिताम नहीं था। अन्नम, जिसने बहुत पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं, ने रॉक जाइंटस से एक जादुई दायरा बनवाया और बीफोमेट को मजीद दबा दिया। ताहम जादुई दायरा वाज़े तौर पर डेमन रूलर से कमतर था। आखिर में बीफोमेट ने अपनी असल बुनियादी खुसूसियात का 60% बरकरार रखा और उसने फिर भी गोल्डन जाइंट और 3 डैमनस को दबा दिया। लेकिन गोल्डन जाइंट और डैमनस के तमाम हमलों को चकमा देने के बजाय हाई डेमन अब हमलों को रोकने और ब्लॉक करने पर मजबूर था। इसके बावजूद गोल्डन जाइंट बीफोमेट को कोई खास नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। ये देखकर सैफ अली के पास 5000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने और रंग ऑफ गोस्पेल के वर्ड प्रोजेक्शन को फाल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब वर्ड प्रोजेक्शन बीफोमेट पर उतरा तो हाई डेमन की रफ्तार एक बार फिर कम हो गई। ताहम वर्ड प्रोजेक्शन के दबाव के असरअंदाज होने के बाद भी बीफोमेट ने अपनी बुनियादी खुसूसियात का 50% बरकरार रखा और फिर भी गोल्डन जाइंट पर हावी रहा। ये इतना ताकतवर कैसे है? सैफ अली बीफोमेट को घूरते हुए तकरीबन बेज़बान था। अगर बाइबल ऑफ डार्कनेस का दबाव ना होता तो वो अब तक मोड़कर भाग चुका होता। इस मकाम तक सोचने के बाद वो अन्नम की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ऐसा लगता है कि हम कुछ भी रोक कर नहीं रख सकते। इसके बाद उसने अन्नम को अपना दूसरा ओवर क्रिस्पेल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जो अन्नम के पास मौजूद सबसे मजबूत मंत्र भी था। 3 करिस येन यांग जजमेंट। येन यांग जजमेंट का कूल डाउन एक कुदरती दिन था। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, सैफ अली इस करिस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ताहम अगर उसने इसे अभी इस्तेमाल नहीं किया तो यह सिर्फ वक्त की बात थी, इससे पहले कि बीफोमेट इसकी टीम को शिकस्त दे दे। बहरहाल वर्ड प्रोजेक्शन का दौरानिया सिर्फ 10 मिनट का था। हर इस्तेमाल पर उसे 5000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ते थे। इसके पास हाई डेमन के साथ तवील जंग लड़ने के लिए काफी मैजिक क्रिस्टल्स नहीं थे। बाब 1683 पहला कत्ल बाफोमेट। अन्नम के अपने मंत्र की आखिरी आयत मुकम्मल करने के बाद बीफोमेट के ऊपर 2 जादुई दायरे नमूदार हुए। एक सफेद चमक रहा था और दूसरा सिया। जादुई दायरे के अर्ध गिर्द मौजूद माना फिर बेचैन हो गया, जिसने हाई डेमन के अर्ध गिर्द की जगह को धुंधला कर दिया। इस तरह की बड़ी हलचल ने बीफोमेट की तवज्जो मबजूल कराई और हाई डेमन का फौरी रद्दे अमल मुड़ना और भागना था। लेकिन अन्नम ने बीफोमेट को फरार होने का मौका नहीं दिया। अपने स्टाफ को लहराते हुए उसने बीफोमेट के ऊपर मंडलाते हुए जादुई दायरे को फाल कर दिया। अचानक आसमान से 50 मीटर लंबा सुनहरी मुकद्दस नेजा नीचे उतरा। जिस लम्हे नेजा गिरा, जादुई दायरे और बीफोमेट के अर्ध गिर्द की जगह जिम गई, जिससे हाई डेमन की नकलो हरकत की रफ्तार में जबरदस्त कमी आई। इससे पहले कि बीफोमेट अपना दिफा करने की कोशिश कर सकता, मुकद्दस नेजा राकुशस से टकरा गया। धमाका। नतीजे के तौर पर एक बुलंद ओबाला सिया व सफेद रोशनी का सुतून हुआ में बुलंद हुआ। जब सुतून जाहिर हुआ, बीफोमेट के अर्ध गिर्द की दुनिया जोर से हल गई
और नतीजे में पैदा होने वाली शॉक व्यू ने गोल्डन जाइंट और सैफ अली के कंट्रोल में मौजूद 3 डेमनस को 20 गज से ज्यादा पीछे धकेल दिया। रोशनी के सुतून के गायब होने के बाद उसने एक बहुत बड़ा गड़ा जाहिर किया जहां बीफोमेट खड़ा था, हाई लॉर्ड जिस्म के पास पड़ा था। झुलसाने वाले शोलों ने हाई डेमन को जला दिया, इसे और गड़े को जलने के निशानात से सजा दिया। बीफोमेट के जिस्म पर मौजूद मुतअद्दिद जख्मों से गहरा नीला खून रस रहा था। ताहम बीफोमेट की दुखी ज़ाहिरी शक्ल के मुकाबले में इसे पहुंचने वाला नुकसान वाकई खौफनाक था। 4, 4, 6, 7 और 1, 7, 5। बीफोमेट के सर के ऊपर 40 लाख से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। बीफोमेट के लिए, जिसके पास मुतअद्दिद ज़राए से दबाए जाने के बाद सिर्फ 6 करोड़ की ज्यादा से ज्यादा एचपी थी, इस अक़दाम ने इसकी कल एचपी का तकरीबन 13वां हिस्सा छीन लिया था। येन यांग जजमेंट की ताकत सैफ अली की तवक्कुआत से बिल्कुल ज्यादा थी। मजीद बरा, जब टीम करिस ने हमला किया तो बीफोमेट शदीद जख्मी हो गया था, जिससे इसकी जंगी ताकत में नुमायां कमी आई। बीफोमेट को सेहतयाब होने देने का कोई इरादा न रखते हुए सैफ अली ने तमाम तलब की गई मखलूक़ात को अपने मजबूत तरीन इक़दामात इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, कुछ भी रोके बगैर। इसके बाद T2 और T3 स्किल्स और मंतरों ने हाई डेमन पर बमबारी की, एक के बाद एक। जख्मी बीफोमेट आने वाले किसी भी हमले को चकमा देने के काबिल नहीं था, और हर स्कल और मंतर जो भेजा गया था वो हाई डेमन से टकरा गया। हर हमले ने कम अज कम 500,000 का नुकसान पहुंचाया, जिससे बीफोमेट की एचपी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। 80, 75, 70। अगरचे बीफोमेट बिलाखिर अपने जहनी सदमे से सेहतयाब हो गया और अपनी जवाबी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी, लेकिन गोल्डन जाइंट हाई डेमन को इसकी कमजोर जंगी ताकत के साथ मसरूफ रखने के लिए काफी से ज्यादा था। उसने बीफोमेट को अन्नम, T3 डेमनस और हीरोक स्पिरिट्स के हमलों को रोकने से बाज रखा। बिलाशुबा सैफ अली भी पीछे नहीं रहा। हेवनली ड्रैगन की ताकत को फाल करने के बाद इसके बाद फैंटम कनल वो आगे बढ़ा। 9 ड्रैगन स्लैश, शेडो ब्लेड, लाइटनिंग फ्लैश, परगेटरी पेंटा स्लैश, थंडर फुलियम एक्सपिलविजन, फुलियम बरस्ट। कलंगरे की बदौलत सैफ अली की हर स्कल ने बीफोमेट को दुगना नुकसान पहुंचाया और बास के सर के ऊपर दसियों हजार में नुकसानात जाहिर हुए। अगरचे इसका नुकसान T3 डेमनस का मुकाबला नहीं कर सकता था, जो डार्कनेस वर्ड की तरफ से दबाए नहीं गए थे, फिर भी ये काफी था। 50, 40, 30। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और बीफोमेट की एचपी मुसलसल कम होती गई, ये सेहतयाब होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसके रद्द अमल की रफ्तार बहाल हो गई और बिलाखिर लेवल 80 गोल्डन जाइंट इसके हमलों का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा। उसने पिछली लाइन पर मौजूद हीरोक स्पिरिट्स को अपनी तवज्जो हमले से शिफा याबी की तरफ मुंतकिल करने पर मजबूर किया। एक बार जब बीफोमेट की एचपी 20% तक गिर गई तो हाई डेमन ने एक मनहूस मुस्कुराहट जाहिर की। उसने अपने अर्द गिर्द की हुआ में अपने पंजे मारना शुरू कर दिए, जिससे सैफ अली और उसकी टीम पर ताकतवर आंधियां चलने लगे। इससे पहले कि सैफ अली और दूसरा हमला कर सकते, बीफोमेट ने एक मंत्र पढ़ना मुकम्मल कर लिया था। हाई डेमन के सामने की जमीन फिर फट गई और बखर गई, क्योंकि दरारों से बुलंद उबाला सिया शोले निकले। जब शोले मुंतशिर हुए तो एक क्रिम्जन लंबी तलवार जिस पर सिया तहरीरें कंदा थीं, ने उनकी जगह ले ली। जिस लम्हे लंबी तलवार नमूदार हुई, सैफ अली ने महसूस किया कि अर्द गिर्द की तारीकी की ताकत हथियार की तरफ बढ़ रही है। मुर्तकिस तारीकी की ताकत एक सिया धुंध बन गई जो क्रिम्जन ब्लेड के गिर्द गर्दिश करने लगी। अपने दाएं हाथ में एक हाथ वाली तलवार को छोड़ते हुए बीफोमेट ने क्रिम्जन लंबी तलवार को पकड़ लिया। जिस लम्हे हाई डेमन ने हथियार को छुआ, तलवार के ब्लेड पर सिया शोले रक्स करने लगे। सिविल फायर। सैफ अली का तासुर सिया पड़ गया जब इसने शोलों को देखा। इसे चैलेंज करने की सजा दरअसल इतनी सख्त है। अगरचे वो जानता था कि एक हाई डेमन के पास हमले के ताकतवर तरीके होंगे, लेकिन इसे तवक्को नहीं थी कि बीफोमेट जंग में सिविल फायर का इस्तेमाल करेगा। ये एक खिलाड़ी का डरावना ख्वाब था। सिविल फायर रूहों को जलाने की सलाहियत रखती थी, और यहां तक कि खिलाड़ियों की लाजवाल रूहें भी इसके असरात से महफूज नहीं थी। अगर खिलाड़ी सिविल फायर से मारे जाते तो न सिर्फ उनकी मौत की सजा में इजाफा होता, बल्कि उन्हें कई दिनों तक गार्ड्स डोमेन में लाग उन होने से भी रोक दिया जाता।
बिलाशुबा ये मैकेनिक गालिबन खिलाड़ियों को मुख्तसर मुद्दत में दूसरी बार गार्डियन बास को चैलेंज करने से रोकने के लिए बनाया गया था। ताहम सैफ अली डार्कनेस वर्ल्ड में ज्यादा वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता था। अगर वो अचानक कई दिनों तक गेम में लॉग इन नहीं हो सका तो जीरो विंग खत्म हो जाएगा। सैफ अली के जवाब का इंतजार किए बगैर बीफोमेट ने जमीन पर अपने खर मारे और गायब हो गया। फिर ये गोल्डन जाइंट के सामने दोबारा नमूदार हुआ, अपनी 16 जन लंबी तलवार से ग्रेट लॉर्ड को काटते हुए। वक्त पर रद्द अमल जाहिर करने में नाकाम रहने पर गोल्डन जाइंट बीफोमेट के हमले का शिकार हो गया। इसके सर के ऊपर एक 300,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। सियाशोलो ने इस जख्म को चाट लिया जो लंबी तलवार ने बनाया था। ये देखकर हीरोक स्पिरिट्स ने फौरन गोल्डन जाइंट पर अपने हीलिंग मंत्र डाले। ताहम जब हीलिंग मंत्रों ने ग्रेट लॉर्ड को छुआ तो उनके असरात बदलते हुए दिखाई दिए। न सिर्फ गोल्डन जाइंट पर जख्म मौजूद रहा बल्कि सियाशोले भी अपनी असल ताकत के साथ जलते रहे। दर हकीकत गोल्डन जाइंट को मंत्र की आम शिफा याबी का सिर्फ 30% हासिल हुआ। जब इसने ये देखा तो सैफ अली का तासुर मजीद सियाह हो गया। शिफा याबी के असरात में कमी फिर भी काबिल कबूल थी, लेकिन हकीकत यह है कि बीफोमेट के लगाए गए जख्मों को ठीक नहीं किया जा सकता था। इसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। जैसे जैसे गोल्डन जाइंट ज्यादा जख्म जमा करता जाएगा, इसे जल्द अबदेर शदीद जख्मी हालत का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जंगी ताकत गिर जाएगी और वो हाई डेमन के सामने बेबस हो जाएगा। अगर गोल्डन जाइंट काफी नुकसान नहीं पहुंचा सका तो वो बीफोमेट का एग्रो खो देगा। हाई डेमन फिर किसी और को निशाना बनाने के लिए आजाद होगा। जल्दी करो, इस पर अपनी हर चीज से हमला करो, सैफ अली ने अन्नम को हुक्म दिया। इसी वक्त उसने अपने बैग से 2-3 मैजिक स्क्रूल्स निकाले और उन्हें एक के बाद एक फाल किया। कुछ भी रोके बगैर अन्नम ने येन यांग पावर को फाल किया। इसका माना इसके जिस्म से बह रहा था। एक के बाद एक 3 मंत्र ने बीफोमेट पर बमबारी की। ताहम आने वाले मंत्रों को देखने के बाद भी बीफोमेट ने महज एक तंजिया मुस्कुराहट जाहिर की, क्योंकि इसने अपनी क्रिम्सन लंबी तलवार को हल्का सा हिलाया, जिससे सिया आग की एक लहर भेजी गई ताकि करीब आने वाले मंत्रों को निगल ले। सियाशोलो ने 3 मंत्रों की ताकत को बेरहमी से खत्म कर दिया। जब तक मंत्र दर हकीकत बीफोमेट तक पहुंचे, वो 2 मंत्रों से कमजोर थे। बीफोमेट ने फिर अपनी लंबी तलवार को दोबारा हिलाया और आने वाले हमलों को आसानी से कुचल दिया। खुशकिस्मती से अगरचे बीफोमेट के पास आला ताकत थी, लेकिन ये 3 डैमनस के हमलों को मुकम्मल तौर पर चकमा नहीं दे सकता था। अगरचे इसकी एचपी पहले की निस्बत बहुत सुस्त रफ्तार से गिरी, लेकिन फिर भी ये एक मुस्तकिल शरह से कम हुई। 2-3 मैजिक स्क्रूल्स इस्तेमाल करने के बाद सैफ अली ने ब्लेड लिबरेशन को फाल करने के लिए आगे बढ़ा। फी अलहाल बीफोमेट का दिफा और रद्द-अमल की रफ्तार दोनों बहाल हो रहे थे और नतीजे के तौर पर इसे कम नुकसान पहुंच रहा था। बीफोमेट पर ताकतवर हमलों की एक सीरीज की बमबारी के बावजूद उन्होंने बीफोमेट की एचपी को सिर्फ 12% तक कम किया था। इसके बरक्स गोल्डन जाइंट हाई डेमन की क्रिम्सन लंबी तलवार से 10 वार खाने के बाद शदीद जख्मी हो गया था और वो अब एक मुनासिब एमटी के तौर पर काम नहीं कर सकता था। बीफोमेट ने फिर अपनी तवज्जो 3 डैमनस की तरफ मबजूल कराई। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये सिर्फ वक्त की बात थी, इससे पहले कि उनकी टीम वॉप हो जाए। ब्लेड लिबरेशन को फाल करने के बाद सैफ अली की खुसूसियात एक बार फिर आसमान को छूने लगे और उसकी बुनियादी खुसूसियात अब लेवल 80 गोल्डन जाइंट से तजावुज कर गईं। इसके बाद सैफ अली ने इंस्टेंट स्ट्राइक को फाल किया और बीफोमेट के सामने नमूदार हुआ। सोअर्स ऑर्बिट, बीम बीम बीम। बदकिस्मती से बीफोमेट सैफ अली के ज्यादातर वार रोकने में कामयाब हो गया। सिर्फ कभी कभार कोई वार हाई डेमन के गार्ड से फिसल कर गुजरता और 100,000 से कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाता। बीफोमेट के पास जितनी एचपी बाकी थी, हाई डेमन को नुकसान की इस मिकदार की खास परवाह नहीं थी। यहां तक कि सैफ अली के कई सेकंड तक लड़ने और दर्जनों वार करने के बाद भी हाई डेमन के पास इसकी एचपी का 5% बाकी था। दरी असना एक बार जब सैफ अली ने इंस्टेंट स्ट्राइक का बफ खो दिया तो बीफोमेट को बरतरी हासिल हो गई। दर हकीकत सैफ अली की कमजोर हालत की वजह से इसमें जवाबी कार्रवाई की कोई सलाहियत नहीं थी। वो सिर्फ अपना दिफा कर सकता था।
खुशकिस्मती से अन्नम ने आखिरकार अपना मंत्र मुकम्मल कर लिया। एंजल सिमनिंग। अचानक 1-4 वॉलकैरी मैदान जंग में उतरी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वॉलकैरी फौरन बीफोमेट के सामने नमूदार हुई और अपना मुकद्दस नेजा लहराया। हाई डेमन होने के बावजूद असद ने फिर भी बीफोमेट को 20 गज से ज्यादा पीछे उड़ा दिया, जिससे इसका दिफाई मौक़िफ़ छीन लिया गया। फौरन वॉलकैरी ने अपना मुकद्दस नेजा फेंका, जिसने आसानी से गैर महफूज हाई डेमन को छेद दिया और 4,000,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। पलक झपकते ही बीफोमेट की HP 10 लाख से नीचे गिर गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए सैफ अली ने डिवाइन प्रोविडेंस को फाल किया और कलंग रे का रुख बीफोमेट की तरफ किया। फुलियम डोमेन। लाइटनिंग एज। सैफ अली के हुक्म के तहत एक भड़कती हुई आग और बेशुमार तलवार की रोशनियों ने बीफोमेट को निगल लिया। बीफोमेट के सर के ऊपर 200,000 से ज्यादा के नुकसानात जाहिर हुए, एक के बाद एक, जो हाई डेमन की HP में से जो कुछ बचा था इसे चीरते गए। बीफोमेट फिर मर गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद सैफ अली ने अपनी तजुर्बे की बार को तेजी से बढ़ते हुए देखा। इसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम, मुबारक हो, अपने डार्क सुनकीनैन के गार्डियन बास बीफोमेट पर पहला कत्ल हासिल कर लिया है। इनामात दुगना हो गए। हाई डेमन की रूह हासिल की। बाब 1684 अंधेरे की बाइबल की मुरम्मत। बीफोमेट को मरते हुए देखने के बाद सैफ अली ने सुकून का गहरा सांस लिया। इस हकीकत के बावजूद कि डार्कनेस वर्ड ने सैफ अली के XP हासिल करने को कम कर दिया था, इसकी तजुर्बे की बार में 7% इजाफा हुआ था, जिसने इसे लेवल 65 के 62% तक पहुंचा दिया। अगर XP हासिल करने में 95% कमी न होती तो वो यकीनी तौर पर लेवल 66 तक पहुंच जाता। हाई डेमन की मौत के साथ ऊपर से लूट की बारिश हुई, जिससे देखने के लिए एक शानदार मंजर पैदा हुआ। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इसका इल्म होता तो वो हसद से मर जाती। डार्कनेस वर्ल्ड के राकुशस पहले ही बेहतरीन लूट गिराते थे और नक्शे के गार्डियन बास के तौर पर बीफोमेट की लूट नक्शे के दीगर राकिशों से कहीं बेहतर थी। फर्स्ट कनल बोनस को शामिल करते हुए कोई भी तसव्वुर कर सकता था कि हाई डेमन की लूट कितनी वाफिर थी। लूट पर एक सरसरी नजर डालते हुए सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि 100 से ज्यादा अशिया होनी चाहिए। जैसे ही आसमान से अशिया की बारिश हुई, एक क्रिस्टल जिससे सुनहरी चमक निकल रही थी सैफ अली के सामने गिरा। इसका तजस्सुस बढ़ गया। सैफ अली ने फौरन क्रिस्टल उठाया और उसका मुआयना किया। हाई डेमन की रूह। हाई डेमन बीफोमेट के लिए नया जिस्म बनाने के लिए मैजिक क्रिस्टल्स की कुर्बानी दे। सारिफ से 10 लेवल ऊंचा तो 3 जिस्म बनाने के लिए 2000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करें। सारिफ से 15 लेवल ऊंचा तो 4 जिस्म बनाने के लिए 5000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करें। 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कूल डाउन 5 मिनट। मौजूदा इस्तेमाल की तादाद 0। कितना ताकतवर एपिक कंज्यूमेबल। सैफ अली क्रिस्टल का तारुफी मतन पढ़कर दंग रह गया। एपिक कंज्यूमेबल्स गार्ड्स डोमेन में नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे और हर एक बेमिसाल ताकतवर था। मिसाल के तौर पर डेमन किंग का हान ले लें। उसने सैफ अली को शहर के दिफाई जादुई दायरे को फौरी तौर पर तबाह करने के काबिल बनाया था। दरी असना, हाई डेमन की रूह भी इसी तरह गैर मामूली थी। खेल के इस मरहले पर 1-4 हाई डेमन अमली तौर पर खिलाड़ियों के लिए नाकाबिल तस्खीर था। मजीद बरा, सैफ अली इस शय को 3 बार इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा हाई डेमन की रूह डिवाइन बेस्ट के डिसेंट मैजिक ईरे से मुख्तलिफ थी। मुअख्खर और जिक्र सूरत में अगर जादुई दायरे के ऑपरेशन में खलल पड़ता तो तलब किया गया डिवाइन बेस्ट गायब हो जाता। हाई डेमन की रूह के मामले में तलब किया गया हाई डेमन सिर्फ इसी सूरत में मनसूख होगा जब मालिक मारा जाए। ये जंग का एक बेहतरीन आला था। सैफ अली ने फिर हाई डेमन की रूह को जखीरा किया और जमीन पर बिखरी हुई लूट को जमा किया। मजमूई तौर पर बीफोमेट ने 154 अशिया गिराई थीं, जिनमें 45 एपिक मटीरियल्स और 31 मैजिक स्क्रोल्स शामिल थे। मैजिक स्क्रोल्स में से 6-3 मैजिक स्क्रोल्स थे, 2 बड़े पैमाने पर तबाही के मैजिक स्क्रोल्स, 1 सिमनंग स्क्रोल, 2 दिफाई मैजिक स्क्रोल्स और 1 सिंगल टारगेट अटैक मैजिक स्क्रोल। 1-4 बड़े पैमाने पर तबाही का मैजिक स्क्रोल भी था।
गार्डियन बॉस ने एक ग्रैंड मास्टर और 33 मास्टर रैंक के पोशनस भी गिराए थे। ग्रैंड मास्टर पोशन एक ग्रोथ पोशन था जिसे इस्तेमाल करने पर सारिफ की सलाहियत में आर्जी तौर पर इजाफा होता और इसे जबरदस्ती एक टिर ऊपर ले जाता। ये पोशन टिर एक खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर मुफीद नहीं था, लेकिन टिर 2 खिलाड़ियों और उससे ऊपर के लिए इस पोशन के असरात बरसरक स्कल से भी ज्यादा मजबूत थे। एक बरसरक स्कल सिर्फ खिलाड़ियों को इजाफी बुनियादी खुसूसियात अता करती थी, ताहम ये ग्रोथ पोशन खिलाड़ियों को एक टिर ऊपर ले जाता। न सिर्फ ये इजाफा खिलाड़ियों को उनकी बुनियादी खुसूसियात में इजाफा फराहम करेगा, बल्कि खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त भी बेहतर होगी। ये पोशन डंजीन्स में मुजिजाना तौर पर मुअस्सर होगा। जहां तक बाकी 44 अशिया का ताल्लुक है, इनमें मुख्तलिफ अक़साम के 10 डिजाइन और तरकीबें थीं। यहां तक कि एक मास्टर रैंक पोशन की तरकीब और एक मास्टर रैंक इंजीनियरिंग डिजाइन भी था। ज़ेर बहस मास्टर रैंक पोशन लाइफ पोशन था। इस्तेमाल करने पर न सिर्फ ये पोशन खिलाड़ियों को उनकी ज्यादा से ज्यादा एचपी का 70% फौरी तौर पर शिफा देता, बल्कि ये एक हार्ट बफ भी देता जो 10 सेकंड तक हर सेकंड में सारिफ की एचपी का 2% बहाल करता। इसके अलावा उसने किसी भी भारी चोट को ठीक किया और खिलाड़ी के स्टेमिना और इर्तिकाज का 10% भर दिया। बदकिस्मती से पोशन का 5 मिनट का कूल डाउन था, लिहाजा इसे ज्यादातर लड़ाइयों में सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बावजूद ये मार्केट में दस्तयाब किसी भी एडवांस्ड रैंक रिकवरी पोशन से कहीं ज्यादा मजबूत था। एचपी की तख्लीक नो के अलावा जो उसने फराहम की, हकीकत यह है कि यह भारी चोटों को ठीक कर सकता था और स्टेमिना और इर्तिकाज को भर सकता था, इसे इंतहाई कीमती बना देता था। ये पोशन खास तौर पर इस वक्त मुअस्सर होगा जब खिलाड़ी शदीद लड़ाइयां लड़ते और जब उनका स्टेमिना और इर्तिकाज तकरीबन खत्म हो जाता। ये पोशन इन बासिस के खिलाफ भी बहुत मुफीद होगा जो स्टेमिना और इर्तिकाज की खपत में इजाफा करते हैं। अगरचे लाइफ पोशन ने खिलाड़ी के स्टेमिना और इर्तिकाज का सिर्फ 10% बहाल किया, लेकिन अगर उसे किसी नाजुक लम्हे के दौरान इस्तेमाल किया जाता तो ये खिलाड़ी की जान बचा सकता था और टीम को ताकतवर बास को शिकस्त देने में मदद कर सकता था। जब सैफ अली की पिछली जिंदगी में लाइफ पोशन को मार्केट में मुतारफ कराया गया था तो हर बोतल आसानी से 5 गोल्ड में फरोख्त होती थी। ताहम लाइफ पोशन की तरकीब इंतहाई नायाब थी और यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी बड़ी कोशिशों के बाद नुस्खे की सिर्फ चंद कापियां हासिल की थी। अगर नीलामी के लिए पेश किया जाता तो नुस्खे की हर कापी आसानी से 8000 गोल्ड की भारी कीमत में फरोख्त हो सकती थी। जहां तक मास्टर रैंक इंजीनियरिंग डिजाइन का ताल्लुक है जो बीफोमेट ने गिराया था, यह हैंग ग्लाइडर डिजाइन था। अपने हकीकी दुनिया के हम मनसब की तरह हैंग ग्लाइडर खिलाड़ियों को हुआ में गिला करने की इजाजत देता था। मजीद बरआ हैंग ग्लाइडर किसी भी माउंट से कहीं ज्यादा तेज था। मास्टर रैंक हैंग ग्लाइडर ने नकलो हरकत की रफ्तार में 350% इजाफा फराहम किया। चूंकि हुआ में आम तौर पर रुकावटें नहीं होती थीं, इसलिए खिलाड़ी सीधी लाइन में तवील फासला भी तय कर सकते थे। ताहम हैंग ग्लाइडर में 3 खामियां थीं। पहली ये कि खिलाड़ियों को काफी ऊंची जगह से उड़ान भरने की जरूरत थी। दूसरी ये कि माहौल हैंग ग्लाइडर को मुतासिर करेगा। अगर खिलाड़ी तूफान में गिला करने की कोशिश करते तो नताइज शदीद होंगे। वो आसमान से उड़कर नीचे गिरकर मर भी सकते थे। तीसरी खामी ये थी कि हैंग ग्लाइडर्स कंज्यूमेबल्स थे और उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। उनकी पायदारी खत्म होने के बाद वो गायब हो जाते। दरी असना यहां तक कि एक आम हैंग ग्लाइडर को तैयार करने में तकरीबन 18 गोल्ड लागत आती थी। वो आम माउनेट्स से ज्यादा सस्ते नहीं थे जिसे खिलाड़ी गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल कर सकते थे। ताहम इन खिलाड़ियों के लिए जो वक्त और रफ्तार की कदर करते थे, इन खामियों ने उन्हें हैंग ग्लाइडर्स इस्तेमाल करने से रोकने के लिए बहुत कम काम किया। माजी में बहुत से माहिरीन ने सफर के वक्त को बचाने के लिए जब भी मुमकिन हो हैंग ग्लाइडर्स इस्तेमाल करने का इंतखाब किया था। उन्होंने कीमत पर कोई तवज्जो नहीं दी। जब सैफ अली ने हैंग ग्लाइडर डिजाइन को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। चूंकि माउनेट्स अभी तक गार्ड्स डोमेन में मकबूल नहीं थे, अगर वो उन्हें फरोख्त करता तो खिलाड़ियों की हैंग ग्लाइडर्स की मांग शदीद होगी। इस मकाम पर मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स अपनी तरक्की की तवज्जो किंगडम्स और एम्पायर्स के दरमियान गैर जानिबदार नक्शों की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर रही थी। ऐसी सूरत हाल में जहां किसी ने टाउन बिल्डिंग ऑर्डर या टाउन माइग्रेशन ऑर्डर हासिल नहीं किया था,
खिलाड़ी उन गैर जानिबदार नक्शों की तरफ पैदल जाने पर मजबूर थे। इसके अलावा गैर जानिबदार नक्शे खुद बहुत बड़े थे, यहां तक कि एक माउंट के साथ खिलाड़ियों को नक्शे को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त करने के लिए काफी वक्त दरकार होता था। ताहम अगर खिलाड़ियों के पास हैंग ग्लाइडर होता तो वो बहुत सा वक्त बचा सकते थे। अगर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने अब हैंग ग्लाइडर को मार्केट में मुतारफ कराया तो उसे यकीनी तौर पर पजीराई मिलेगी। इसके अलावा चूंकि कैंडल लाइट की हैंग ग्लाइडर्स पर इजारादारी होगी, इसलिए वो नक्ल व हमल के आले से बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी। इजाफी फंड्स जीरो विंग सिटी की तरक्की में जबरदस्त मदद करेंगे। दरीं असना दीगर 8 तरकीबों और डिजाइनों में से जो बीफोमेट ने गिराए थे, इनमें एक एडवांस्ड हैंग ग्लाइडर डिजाइन भी था। अगरचे एडवांस्ड हैंग ग्लाइडर मास्टर हैंग ग्लाइडर से कमतर था, फिर भी उसने खिलाड़ियों की नकल व हरकत की रफ्तार में 300% इजाफा किया। ऐसा लगता है कि मुझे हैंग ग्लाइडर की तरकीबें ग्राइंड करने के लिए कुछ वक्त निकालना पड़ेगा, सैफ अली ने अपने आप से सोचा। अगरचे मास्टर हैंग ग्लाइडर इंतहाई नायाब था, लेकिन एडवांस्ड वर्जन ऐसा नहीं था। लेवल 70 प्लस ग्रैंड लॉर्ड्स और इससे ऊपर सबके पास नुस्खा गिराने का मौका था। चंद मखसूस नक्शों के फील्ड बासिस के पास ड्रॉप रेट भी ज्यादा था। माजी में मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स ने आमतौर पर मजीद एडवांस्ड हैंग ग्लाइडर की तरकीबें हासिल करने के लिए इन फील्ड बासिस को ग्राइंड करने का इंतखाब किया था। जीरो विंग की मैन फोर्स पहले ही काफी मजबूत थी। इसकी बाइबल ऑफ डार्कनेस की मदद से वो यकीनी तौर पर मजीद एडवांस्ड हैंग ग्लाइडर की तरकीबें ग्राइंड कर सकते थे। मास्टर हैंग ग्लाइडर डिजाइन को जखीरा करने के बाद सैफ अली ने अपनी नजर अपने बैग में मौजूद एक फटे हुए सफ़े पर मुंतकिल की। सफ़ा पर मौजूद अल्फाज बहुत पहले से नाकाबिल फहम हो चुके थे, ताहम सफ़ा से अभी भी उलूही ताकत का हल्का सा निशान निकल रहा था। मजीद बरना जब इसने इसे अपने बैग से निकाला तो अर्द गिर्द की तारीकी की ताकत सफ़ा के गिर्द जमा हो गई। जब सैफ अली ने इस सफ़े का मुआयना किया तो वो नाकाबिल बयान हद तक पुरजोश हो गया। इसकी वजह यह थी कि यह सफ़ा दरअसल बाइबल ऑफ डार्कनेस का हिस्सा था। बाइबल ऑफ डार्कनेस के कोर की मुरम्मत के बावजूद यह मुकम्मल नहीं थी। किताब के सफ़हात अभी भी गायब थे। इसके सामने वाला सफ़हा उन गुमशुदा सफ़हात में से ही एक था। सिस्टम अपने बाइबल ऑफ डार्कनेस का एक सफ़हा दरियाफ्त किया है। क्या आप इस सफ़े को बाइबल ऑफ डार्कनेस के साथ मिलाने और उसकी मुरम्मत करने के लिए 500 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करना चाहते हैं? मुरम्मत सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के बाइबल ऑफ डार्कनेस की मुरम्मत का इंतखाब किया। बाब 1685 तारीख हथियार। जब सैफ अली ने बाइबल ऑफ डार्कनेस की मुरम्मत करने पर रजामंदी जाहिर की तो किताब उसके बैग की जगह से बाहर हो गई और उसके सामने मंडलाने लगी। फिर किताब खिली ताकि गुमशुदा सफ़े की जगह जाहिर हो सके। इसी वक्त गुमशुदा सफ़ा सिया धुंध में तब्दील हो गया जो बाइबल ऑफ डार्कनेस के साथ मिल गई। 3 सेकंड बाद सफ़ा किताब में इस तरह शामिल हो गया जैसे इसने कभी उसे छोड़ा ही ना हो। बाइबल ऑफ डार्कनेस के अपने गुमशुदा सफ़हात में से एक को बाजियाफ्त करने के बाद किताब के गिर्द जमा होने वाली तारीकी की ताकत घनी हो गई और अब किताब पर सिया धुंध छा गई। बाइबल ऑफ डार्कनेस में इतना बेहतरी आई है। बाइबल ऑफ डार्कनेस की मुरम्मत के बाद इसकी ज़ाहिरी शक्ल ने इशारा किया कि यह कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। अगरचे किताब का ओरा पहले से ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन तारीकी की ताकत पर उसका कंट्रोल बेहतर हो गया था। दरहकीकत तारीकी की ताकत पर बाइबल ऑफ डार्कनेस का कंट्रोल इतना बेहतर हो गया था कि सैफ अली डार्कनेस वर्ल्ड के दबाव को कदरे कमजोर महसूस कर सकता था। असल में इस दुनिया ने इसकी बुनियादी खुसूसियात को 30% दबा दिया था, लेकिन अब ये कम होकर 25% रह गया था। इसके हवास पर दबाव भी 50% से कम होकर 40% हो गया था। बदकिस्मती से इसका एक्सपी हासिल करना अब भी 95% कम था। फौरन सैफ अली ने मुरम्मत शुदा बाइबल ऑफ डार्कनेस का मुआयना किया। बाइबल ऑफ डार्कनेस अजीम तबाही के दौरान तबाह हो गई थी। बुनियादी जादुई दायरे की अब तक माखज़न ज़मान व मकान का इस्तेमाल करते हुए मुरम्मत की जा चुकी है। अगर कोई दूसरे टुकड़े जमा कर सकता है तो वो बाइबल की ताकत को बहाल कर सकता है, तमाम शैतानी मखलूक़ात पर गलबा हासिल कर सकता है और डेमनस का लॉर्ड बन सकता। इसकल एक डेमन सिमनम तारीकी की ताकत के साथ डेमन गेट को तलब करता है,
एक बेतरतीब डेमन को बुलाता है जो समनर से 1 और 15 लेवल से ज्यादा ना हो। बाइबल ऑफ डार्कनेस का हामिल तलब किए गए डेमन को 6 घंटे तक हुक्म दे सकता है। कोल डाउन 2 घंटे 30 मिनट। स्कल 2 गेट ऑफ डार्कनेस डार्क डैन में टेलीपोर्टेशन की इजाजत देता है। डार्क डैन में बैरूनी दुनिया में टेलीपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। कोल डाउन 1 दिन। स्कल 3 लाइट ऑफ डार्कनेस तारीकी की ताकत के साथ एक खिलाड़ी को मजबूत करता है, जिससे मज़कूरा खिलाड़ी को तारीकी की ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। ज्यादा से ज्यादा 1500 खिलाड़ियों को मजबूत कर सकता है। हर मजबूत खिलाड़ी बाइबल ऑफ डार्कनेस के हामिल को तारीकी का एक माखज़ फराहम करता है। स्कल 4 पावर ऑफ डार्कनेस अपने जिस्म को तारीकी की ताकत से भरी, तमाम खुसूसियात में 120% इजाफा करें, तमाम स्किल्स के कोल डाउन में 30% कमी करें और नुकसान में 50% इजाफा करें। दौरानिया तारीकी के माखज़ की तादाद 0.5 सेकंड के बराबर होगा। नहीं हो सकती। सिर्फ 5 क्लासेस तक के खिलाड़ियों को मजबूत कर सकती है। कोल डाउन 5 घंटे। स्कल 5 डेमन रूलर गैर फ़ाल असर सारिफ के कंट्रोल में शैतानी मखलूक़ात की खुसूसियात में 35% इजाफा करता है। जबरदस्ती 1000 गज के रदिस में तमाम दुश्मन शैतानी मखलूक़ात की खुसूसियात को 30% कम करता है। फ़ाल असर फ़ाल होने पर एक शैतानी मखलूक को कंट्रोल करने का 12% मौका होता है, जो सारिफ से 2 और 30 लेवल से ज्यादा ना हो 2 घंटे के लिए। 5 मखलूक़ात तक को कंट्रोल कर सकता है। एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 3 मखलूक़ात को कंट्रोल कर सकता है। कोल डाउन 5 मिनट। स्कल 6 डार्क आर्मा मिनट तारीकी के माखज़ की कुर्बानी देकर बाइबल ऑफ डार्कनेस को सारिफ के लिए मौजू हथियार में तब्दील करें। दौरानिया तारीकी के माखज़ की तादाद 3 सेकंड के बराबर है। इस मुद्दत के दौरान बाइबल ऑफ डार्कनेस की दीगर स्किल्स इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कोल डाउन 6 घंटे। डार्क आर्मा मिनट एक नई स्कल के ज़हूर ने सैफ अली को हैरान कर दिया। क्या गुमशुदा सफ़े में यही था? इसे गुमशुदा सफ़े को शामिल करने के बाद बाइबल ऑफ डार्कनेस की स्किल्स में सिर्फ कुछ मामूली बेहतरी की तवक्को थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सफ़हा एक नई स्किल का इजाफा करेगा। हथियार खिलाड़ी की जंगी ताकत की बुनियाद थे। खिलाड़ी सिर्फ एक ताकतवर हथियार के साथ आला अटैक पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। दिन के इख्तिताम पर बरसरक स्किल्स नाकाबिल एतबार थीं। दूसरी तरफ एक ताकतवर हथियार खिलाड़ी की जंगी ताकत में मुस्तकिल तौर पर इजाफा कर सकता था। अगरचे बाइबल ऑफ डार्कनेस का हथियार हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन यह फिर भी 75 मिनट तक चल सकता था, जो किसी भी बरसरक स्कल से कहीं ज्यादा तवील था। ये खिलाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर जंग खत्म करने के लिए काफी वक्त था। चंद मिनट मजीद बाइबल ऑफ डार्कनेस का जायजा लेने के बाद सैफ अली ने इसे जखीरा किया और बीफोमेट की गिराई गई दीगर अशिया का जायजा लेना शुरू किया। बाकी 34 अशिया में से 1 डार्कनेस स्टोन और 6 डार्कनेस स्टोन फॉर मिनट्स थे। बाकी अशिया हथियार और साजो सामान थी, जिनमें सबसे कीमती एपिक रैंक के जूतों का एक जोड़ा था जिसे ट्रेक्सटर्स लेग्स कहा जाता था। लेस होने पर ट्रेक्सटर्स लेग्स पहनने वाले की नकलो हरकत की रफ्तार और रद्द-अमल की रफ्तार में नुमाया इजाफा पेश करेंगे। ये जूतों का एक बेहतरीन जोड़ा था जिसे सिर्फ लेवल 50 और उससे ऊपर के खिलाड़ी ही लेस कर सकते थे। 5 लेवल 60 डार्क गोल्ड इक्विपमेंट, 12 लेवल 60 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट और 9 लेवल 60 सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के टुकड़े भी थे। लेवल 60 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट में से 2 टुकड़े फैंटेसी डेमन सीट के लिए टोपी और दस्ताने थे, जिनकी सैफ अली को अभी भी जरूरत थी। उसने बीफोमेट को मारने के बाद 2 डार्क डॉवरर सीट भी मुकम्मल कर लिए थे। एक बार जब सैफ अली ने लूट को मुनज़्ज़म कर लिया तो उसने बैठने और आराम करने की जहमत नहीं की। इसके बजाय उसने लाइफ एसेंस का एक कतरा पिया और अगले नक्शे की तरफ बढ़ा। वादी के जरिए डिमोंक फुलियम टाइगर पर तकरीबन 10 मिनट सवारी करने के बाद सैफ अली एक नए नक्शे पर पहुंचा। बंजर डार्क सुनकीनैन के बरक्स जिस पर उसने पहले कब्जा किया था, एक पुरसुकून जंगल इस नक्शे पर हावी था। यहाँ की नुमाइश भी डार्क सुनकीनैन के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। यहाँ तक कि अपने तलब किए गए डैमनस का इस्तेमाल किए बगैर
वो 50 गज दूर तक देख सकता था। यहाँ के राक्षस इतने कम लेवल के क्यों हैं? जब सैफ अली ने डिटेक्शन क्रिस्टल बॉल के साथ अपने गिरदोनवा का मुआयना किया तो उसे करीब में सबसे ज्यादा लेवल के राक्षस सिर्फ लेवल 60 के मिले। ये राक्षस वाज़े तौर पर डार्क सुन कीनैन की निस्बत कम लेवल के थे। क्या मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया? डार्क सुन कीनैन के सिर्फ 2 रास्ते थे। इनमें से एक मुकम्मल तौर पर बंद था और एक गार्डियन बॉस ने दूसरे का दिफा किया था। चूंकि वो सेल बंद रास्ते से नहीं गुजर सकता था, इसलिए इसने बीफोमेट को मारने का इंतखाब किया था। फिर भी वो रास्ता इसे निचले लेवल के नक्शे की तरफ ले गया। छोड़ो उसे, ये चलेगा। किसी भी सूरत में मैं सिर्फ डार्कनेस स्टोन्स को ग्राइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। लेवल 60 ग्रैंड लॉर्ड्स को मारना आसान होगा। अगरचे सैफ अली को निचले लेवल के नक्शे तक पहुंचने की तवक्को नहीं थी, लेकिन इसने इस नतीजे का खैर मकदम किया। लेवल 60 ग्रैंड लॉर्ड्स को मारना बिलाशुबा उनके लेवल 80 कजन्स को मारने से ज्यादा आसान था। मजीद बरा, वो ज्यादा लड़ाई करने के काबिल नहीं था क्योंकि वो बीफोमेट के साथ लड़ाई के दौरान अपने 2 फोल्ड बरसरक को फाल करने की वजह से कमजोर हालत में था। मुख्तसर मुद्दत के लिए वो अपनी टीम में मुनासिब जंगी ताकत शामिल नहीं कर सकेगा। सैफ अली फिर अन्नम को उन ग्रैंड लॉर्ड्स में से एक की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा जिसे इसने डिटेक्शन क्रिस्टल बॉल से दरियाफ्त किया था। 3 लेवल 80, 3 डेमनस और 1 लेवल 80 गोल्डन जाइंट के साथ, जिसकी ताकत इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला करती थी। लेवल 60 ग्रैंड लॉर्ड को शिकस्त देना बाई हाथ का खेल था। अन्नम और 3 हीरोक स्पिरिट्स की मदद से ग्रैंड लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई जल्द खत्म हो गई। सैफ अली को पूरी लड़ाई में कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वक्त तेजी से गुजर गया और इससे पहले कि सैफ अली को एहसास होता, उसने पुरसुकून जंगल में 1 दिन से ज्यादा ग्राइंड किया था और उसके तमाम ग्रैंड लॉर्ड्स का सफाया कर दिया था। अब इसके पास 93 डार्कनेस स्टोन्स और 847 डार्कनेस स्टोन फॉर मिनट्स थे। फिलासफर स्टोन की 100% तरकीब की कामयाबी की शरह के साथ इसे 100 डार्कनेस स्टोन्स जमा करने में कोई मसला नहीं होगा। पूरे दिन की ग्राइंडिंग ने सैफ अली को लेवल 65 के 84% तक पहुंचा दिया था। अगर एक्सपी हासिल करने में कमी ना होती तो वो बहुत पहले लेवल 66 तक पहुंच चुका होता। इसके बावजूद इसकी लीवलिंग की रफ्तार नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर थी। लेकिन इसकी लीवलिंग की रफ्तार के मुकाबले में जो लूट उसने मारे गए बासिस से हासिल की थी वो वाकई हैरत अंगेज थी। अगरचे इसने कोई एपिक आइटम हासिल नहीं किया था, लेकिन इसने लेवल 50 डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 17 टुकड़े, लेवल 50 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के 52 टुकड़े और लेवल 50 सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के 276 टुकड़े जमा किए थे। हथियारों और साजो सामान की तादाद जो उसने एक ही दिन में खुद जमा की थी वो तकरीबन फर्स्ट रेट गिल्ड के हुसूल का मुकाबला कर सकती थी। बिलाशुबा इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह इकार्स हार्ट, खौफनाक अन्नम और बाइबल ऑफ डार्कनेस की मदद थी। उनके बगैर वो डार्कनेस वर्ल्ड में इतने आला दर्जे के हथियार और साजो सामान इतनी आसानी से कभी जमा नहीं कर सकता था। अब जबकि मैंने अपनी जरूरत के डार्कनेस स्टोन्स जमा कर लिए हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊं। सैफ अली अपने बैग में मौजूद डार्कनेस स्टोन्स को देखकर मुस्कुराया। इसके साथ उसने लोस्ट टाउन हासिल करने की अपनी मुहिम मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद सैफ अली ने व्हाइट रिवर सिटी रिटर्न स्क्रॉल निकाला और इसे फाल किया। 20 सेकंड के बाद सैफ अली सफेद रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया और डार्कनेस वर्ल्ड से रवाना हो गया। बाब 1686 स्टोन कला पहाड़ियां बंद हो गईं। स्टारमोन किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। टेलीपोर्टेशन हॉल से निकलने के बाद सैफ अली ने फौरन महसूस किया कि सड़क पर पहले के मुकाबले में बहुत कम खिलाड़ी हैं। मजीद बरा, जब खिलाड़ियों ने सैफ अली के ब्लैक कलविक पर लगे जीरो विंग के निशान को देखा तो उन्होंने इसे गैर मामूली नजरों से देखा। जब सड़कों पर मौजूद आजाद खिलाड़ियों ने पहले जीरो विंग के निशान को देखा था तो उन्होंने इसे पहनने वाले खिलाड़ी को हसद और तारीफ की निगाह से देखा था, लेकिन अब उन्होंने सैफ अली को अपनी आंखों में हमदर्दी के साथ देखा। सैफ अली उलझन में था। वो सिर्फ चंद दिनों के लिए व्हाइट रिवर सिटी से दूर रहा था, फिर भी शहर इतना बदल गया था। यहाँ क्या हुआ? सैफ अली ने सड़क पर चलने वाले खिलाड़ियों पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। उसने जल्द ही दरियाफ्त किया कि आजाद खिलाड़ी ही अजीब बर्ताव करने वाले नहीं थे।
जब छोटी गिल्ड्स के खिलाड़ियों ने उसे देखा तो उन्होंने तज़हीक आमेज तासुरात जाहिर किए। उसने सैफ अली को मजीद उलझा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा किया गया, जीरो विंग स्टारमोन किंगडम की अवामी तौर पर तस्लीम शुदा नंबर 1 गिल्ड थी। यहां तक कि अगर हेवेंस बरेल के साथ जंग की वजह से हाल ही में जीरो विंग की तरक्की को नुकसान पहुंचा था, गिल्ड इतना नहीं गिरा था कि छोटी गिल्ड्स के मेंबरान भी इसे हिकारत की निगाह से देखें। सैफ अली ने हाल ही में हेवेंस बरेल को शदीद धचका भी पहुंचाया था। अब जबकि हेवेंस बरेल ने इनशनेट रॉक सिटी से अपनी आमदनी खो दी थी, गिल्ड की तरक्की की सलाहियत गिर गई थी। ये अब जीरो विंग की तरक्की का मुकाबला नहीं कर सकता था। देखो, वो लड़का जीरो विंग का ब्रोंज एम्बलम पहने हुए है। इसे जीरो विंग के माहिरीन में से एक होना चाहिए, फिर भी उसके पास बेमकसद घूमने का वक्त है। मैं शर्त लगाता हूं कि वो यहां वापस भाग आया जब उसे एहसास हुआ कि फतह मुमकिन नहीं है। हेवेंस बरेल की ताज़ा तरीन हिकमत अमली बहुत बेरहम है। जीरो विंग का स्टोन फॉरेस्ट टाउन खोना तकरीबन यकीनी है और तमाम मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स अपना दिफा खुद कर रही हैं। हेवेंस बरेल ने यहां तक ऐलान किया कि कोई भी गिल्ड जो जीरो विंग को मदद फराहम करेगी वो इसकी हिट लिस्ट में शामिल हो जाएगी, और जीरो विंग का कोई भी मेंबर जो दस्तबरदार हो जाएगा इसे इसके गजब से बचा लिया जाएगा। ये दुरुस्त है। किसने सोचा होगा कि हेवेंस बरेल स्टोन कला माउंटेन्स के नक्शे को इतनी ताकतवर रुकावट के साथ बंद कर देगा। न सिर्फ तमाम मुवासलात मुनक़ते हो गए हैं, बल्कि उन्होंने रिटर्न स्क्रूलिस को भी गैर फ़आल कर दिया है। मजीद बड़ा रुकावट का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने जो सुना है इसकी बुनियाद पर इवल डैमनस और इवल बेस्ट की एक बड़ी फौज इस रास्ते की हिफाजत करती है, और हेवेंस बरेल किसी भी खिलाड़ी को नक्शा छोड़ने नहीं दे रहा, खिलाड़ियों को किंगडम की फौजों को मतला करने से रोक रहा है। स्टोन कला माउंटेन्स का नक्शा अब तकरीबन 7 घंटों से बंद है। हेवेंस बरेल की ताकत के साथ इसे पहले ही स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर कब्जा कर लेना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं है स्टोन फॉरेस्ट टाउन के खिलाड़ी ऑफलाइन कम्युनिकेशन के जरिए जो मालूमात शेयर कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पर जीरो विंग और हेवेंस बरेल के दरमियान जंग शदीद हो गई है। दोनों फरीक मुसलसल खिलाड़ियों को खो रहे हैं, लेकिन जीरो विंग के खिलाड़ी रुकावट के रास्ते को तोड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। इसके बरक्स हेवेंस बरेल के मजीद खिलाड़ी मिनट बा मिनट स्टोन कला माउंटेन्स में जमा हो रहे हैं। इवल बेस्ट और इवल डैमनस के लिए भी यही सच है। हेवेंस बरेल हैरत अंगेज तौर पर काबिल है। मुहासरे से मुताल्लिक तमाम मालूमात पर उनके तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल के साथ जीरो विंग मदद मांगने के लिए किंगडम की फौजों तक नहीं पहुंच सकता। दरी असना रुकावट में दाखिल होने की कोशिश करना खुदकुशी का मिशन है। अगर हेवेंस बरेल चाहे तो वो अंदर फंसे हुए खिलाड़ियों को जितनी बार चाहे मार सकता है, और उन खिलाड़ियों के पास फरार की कोई उम्मीद नहीं होगी। रुकावट के अंदर लॉग ऑफ करने पर भी शदीद सजा होगी। इसके अलावा अगर जीरो विंग के मेंबरान गेम से लॉग आउट करते हैं तो स्टोन फॉरेस्ट टाउन खो जाने के मुतरादिफ होगा। जैसे ही सड़क के किनारे बार्स और रेस्तोरानों में आराम करने वाले खिलाड़ियों ने सैफ अली को देखा, उन्होंने स्टोन कला माउंटेन्स में होने वाले हालिया वाकयात पर बात करना शुरू कर दी। वो सब हेवेंस बरेल की सलाहियत की तारीफ कर रहे थे। अगरचे जीरो विंग मुतासिर कुन हद तक ताकतवर था, हेवेंस बरेल अपने हरीफ से एक कदम आगे था। स्टोन कला माउंटेन्स को सेल कर दिया गया है। सैफ अली अपनी हैरत पर काबू ना रख सका। उसने पहले गिल्ड्स को नक्शों को सेल करते देखा था, लेकिन इन मोहरों ने सिर्फ मुवासलात को रोका था और रिटर्न स्क्रूलिस को गैर फाल किया था। उसने अभी जो सुना था उसकी बुनियाद पर स्टोन कला माउंटेन्स पर लगी मेहर ने खिलाड़ियों को पैदल जाने से भी रोक दिया। ये एक इंतहाई मुश्किल कारनामा था, यहां तक कि वो भी ऐसा असर हासिल नहीं कर सकता था। माजी में सिर्फ मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ऐसे सेल इस्तेमाल किए थे जब वो मखसूस आला माहिरीन को निशाना बनाते थे या दुश्मन के गिल्ड सिटीज पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। सैफ अली फौरन टेलीपोर्टेशन हॉल की तरफ मुड़ा और स्टारमोन सिटी को टेलीपोर्ट किया। फिर वो जल्दी से स्टोन फॉरेस्ट टाउन की तरफ बढ़ा। दरी असना स्टोन कला माउंटेन्स के ऊपर आमतौर पर नीला आसमान एक अफसरदा सुरमई रंग में ढल चुका था। इवल एनर्जी की एक रुकावट ने पूरे नक्शे को अपनी लपेट में ले लिया था, और इस रुकावट के अंदर रहते हुए खिलाड़ियों का स्टेमिना और इर्तिकाज खत्म हो जाता, चाहे वो अपनी जगह पर खड़े रहने के सिवा कुछ ना करे। रुकावट की ताकत की वजह से उनके जहन भी धुंधला महसूस करते। इसके बरक्स
रुकावट के अंदर इवल डेमनस अपने इंसर में थे। उनकी नक्लो हरकत और अक्ल दोनों में बेहतरी आई थी, जैसा कि उनकी बुनियादी खुसूसियात में। स्टोन फॉरेस्ट टाउन की दीवारों में से एक पर खड़ी आबदा गाल ने उदास तासुर के साथ कुछ फासले पर राकेशों और खिलाड़ियों के हुजूम को देखा। अचानक नीले रंग का लिबास पहने एक लेवल 50 रेंजर आबदा गाल के पास गया और इत्तला दी, वाइस गिल्ड लीडर आबदा, हमारे स्काउट्स के मुशाहदात की बुनियाद पर एक और खिलाड़ियों की फौज रुकावट में दाखिल हुई है। देखने से वो ब्लैक वाटर से लगते हैं। तकरीबन 20,000 खिलाड़ी हैं, जिनमें से 6,000 से ज्यादा लेवल 49 आइस से ऊपर के हैं। मजीद बरा वो अपने साथ 8 कीटापुल्टिस लाए हैं। 6,000 माहिरीन और 8 कीटापुल्टिस, ये सुनकर आबदा गाल का तासुर मजीद सियाह हो गया। फिलहाल जीरो विंग के पास स्टोन फॉरेस्ट टाउन की हिफाजत करने वाले सिर्फ 1 लाख के करीब मेंबरान थे, और उनकी एक बड़ी अक्सरियत वो खिलाड़ी थे जिन्हें इसने टाउन के दिफा को मजबूत करने के लिए जमा किया और टाउन की तरफ ले गई। दरी असना हेवेंस बरेल ने स्टोन फॉरेस्ट टाउन के सामने 3 लाख से ज्यादा मेंबरान जमा कर लिए थे। अगरचे इनमें से सिर्फ 1,70,000 के करीब इलीट मेंबरान थे और बाकी आम मेंबरान थे, लेकिन आम मेंबरान को कम नहीं समझा जाना चाहिए। इनमें से सबसे कमजोर भी लेवल 45 था। मजीद बरा हेवेंस बरेल को इवल डेमनस की एक बड़ी फौज की हिमायत हासिल थी। मोहतात अंदाजों के मुताबिक उन राकेशों की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। मजीद बरा वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद राकुशस फौज में शामिल होते गए। अगरचे ज्यादातर इवल डेमनस निस्बतन कमजोर थे, जिनमें सिर्फ लेवल 45 इलेट्स थे, लेकिन वो स्टोन कला माउंटेन्स के अर्द गिर्द राकेशों को खाते रहे और मजबूत होते गए। दर हकीकत हेवेंस बरेल ने अभी तक स्टोन फॉरेस्ट टाउन का मुहासरा नहीं किया था, क्योंकि इसने मजीद ताकत जमा करने पर तवज्जो मरकूज की थी। इस अरसे के दौरान आबदा गाल और जीरो विंग के माहिरीन ने रुकावट के रास्ते पर हमला करने और किंगडम की फौजों को मतला करने के लिए नक्शे से मालूमात भेजने की मुतअद्दिद कोशिशें की थीं, इस उम्मीद पर कि एनपीसी इवल डेमन फौज को खत्म करने के लिए जाहिर होंगे। ताहम रास्तों की हिफाजत करने वाले इवल डेमनस और हेवेंस बरेल के मेंबरान ने हर कोशिश को नाकाम बना दिया। रास्ते की हिफाजत करने वाले इवल डेमनस बस बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इनमें एक मीथक रैंक का इवल डेमन भी था। यहां तक कि शोला रानी, जिसके पास रुकावट से बचने के सबसे ज्यादा इम्कानात थे, को सिर्फ चंद चालों में शिकस्त देकर हलाक कर दिया गया था। इसके पास मीथक रैंक के इवल डेमन का मुकाबला करने की ताकत भी नहीं थी। अब जबकि ब्लैक वाटर ने कुमक के तौर पर 6,000 माहिरीन और 8 कीटापुल्टिस भेजे थे, इस मुहासरे में हेवेंस बरेल की ताकत में मजीद इजाफा हो गया था। अगरचे आबिदा गाल वहां से बाहर निकलने और ब्लैक वाटर के भेजे गए 8 कीटापुल्टिस को तबाह करने के सवा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इवल डेमन फौज बिलाशुबा किसी भी ऐसी कुव्वत पर हमला करेगी जिसकी क़ियादत वो स्टोन फॉरेस्ट टाउन से बाहर करेगी। टाउन छोड़कर वो सिर्फ इवल डेमनस की परवरिश करेंगे, बिलाखिर हेवेंस बरेल को स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर कब्जा करने में मदद करेंगे। हाय हा वाइस गिल्ड लीडर आबदा, मेरा मशवरा है कि आप इस जिदोजहद को छोड़ दें। स्टोन फॉरेस्ट टाउन मेरा होगा। दर हकीकत मैं सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर इक्तिफा नहीं करूंगा, मैं जीरो विंग सिटी भी ले लूंगा। सुनो जीरो विंग के मेंबरान, आपके लिए अच्छा होगा कि इस जंग को जीतने की कोई भी उम्मीद छोड़ दें और अभी अपनी गिल्ड से दस्तबरदार हो जाएं। रुकना सिर्फ आपकी मौत का सबब बनेगा जब मेरी राकुशस फौज स्टोन फॉरेस्ट टाउन में दाखिल होगी। हमने पहले ही स्टोन कला माउंटेन्स को सेल कर दिया है, लिहाजा मौत में भी अब में से कोई भी इस जगह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सिर्फ मरेंगे बार बार। लिहाजा अपनी गिल्ड से दस्तबरदार हो जाएं जब तक आपके पास मौका है। सुनगोलर बरेल ने टाउन की फसील पर आबदा गाल को देखते हुए आवाज बढ़ाने वाले आले के साथ ऐलान किया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि फिलहाल ब्लैक वाटर की फौज और इवल डेमनस की एक और फौज रास्ते में है। एक बार जब वो पहुंच जाएंगे तो जन्नत भी आपको नहीं बचा सकेगी। सुनगोलर बरेल के ऐलान को संजीदा तासुरात के साथ सुनने के बाद स्टोन फॉरेस्ट टाउन के खिलाड़ी खामोश हो गए। क्या हम गिरने वाले हैं? बिल्कुल इसी तरह। सुनगोलर बरेल ने जो कुछ कहा था वो सच लग रहा था। वो अब सिर्फ मौत के उन तक पहुंचने का इंतजार कर सकते थे। अचानक टाउन के ऊपर एक हौला नमूदार हुआ। इससे पहले कि एक गहरी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी,
स्टोन फॉरेस्ट टाउन और हेवेंस बरेल की फौज तक पहुंची और इसका सवाल हर एक के जहन में पेवस्त हो गया, क्या वाकई ऐसा है? बाब 1687 जबरदस्त उलट। जैसे ही ऊपर से गहरी आवाज खिलाड़ियों तक पहुंची, सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। ब्लैक फुलियम, सॉरूड किंग, हर किसी ने जल्द ही हुआ में मंडलाते हुए एक चोगा पोश आदमी को दरियाफ्त किया। इस आदमी ने अपनी कमर पर 2 लंबी तलवारें उठा रखी थीं और एक शानदार ओरा फैला रहा था। इस आदमी की शक्ल को पहचानने पर बहुत से खिलाड़ी हैरत से हाँफने लगे। ये आदमी पहले ही बहुत से मौजिज़ात का जिम्मेदार था। हजारों की फौज में घिरे हुए दुश्मन कमांडर को मारने से लेकर दसियों हजार की फौज को अकेले रोकने तक इस आदमी ने बार बार अक्ल को चैलेंज किया था। उसने एक के बाद एक मशहूर माहिर को भी कत्ल किया था और मुतअद्दिद सुपर पावर्स को जख्मी किया था। अभी हाल ही में उसने अकेले इनशनट रॉक सिटी पर हमला किया था और शहर के 2 दिफाई जादुई दायरों को तबाह कर दिया था। इन सब के ऊपर उसने इस शहर को अपनी जान के साथ छोड़ा था। वो आदमी यकीनी तौर पर स्टारमोन किंगडम का नंबर 1 माहिर था। गिल्ड लीडर वापस आ गए हैं। वो वाकई यहाँ हैं। स्टोन फॉरेस्ट टाउन की दीवारों पर मौजूद जीरो विंग के बहुत से मेंबरान दूर आसमान में सैफ अली की शक्ल देखकर बहुत खुश हुए और वो अफसरदा माहौल जिसने उन्हें घेर रखा था फौरन खत्म हो गया, क्योंकि लड़ने का जज्बा इन खिलाड़ियों पर गालिब आ गया। जब उन्होंने ऊपर सैफ अली को देखा तो उनकी आंखों में जुनून का इशारा भी चमक उठा। गिल्ड लीडर, क्या इसने पहले ही अपनी मुहिम मुकम्मल कर ली है? अगरचे आबदा गाल भी सैफ अली को देखकर इसी तरह पुरजोश थी, लेकिन इसके दिल में जुर्म का बीज फूट पड़ा। सैफ अली ने जाने से पहले जीरो विंग का इंतजाम उसे सौंपा था। हेवेंस बरेल ने गिल्ड को कोने में धकेल दिया था। गिल्ड लीडर अब आखिरकार वापस आ गए। जब कालू भाई, शोला रानी, कोला, शेडो सॉरूड, टर्टल डोव और जीरो विंग के दीगर बुनियादी मेंबरान ने सैफ अली को देखा तो ऐसा लगता था कि उनकी एक इजाफी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है, क्योंकि वो एतमाद से भर गए थे। क्या ब्लैक फुलियम आखिरकार मुलव्वस हो रहा है? आला हुक्काम को फौरन मतला करें, उन्हें बताएं कि ब्लैक फुलियम आ गया है। स्टोन फॉरेस्ट टाउन में तैनात मुख्तलिफ सुपर पावर्स के जासूस उस वक्त हरकत में आ गए जब उन्होंने टाउन के ऊपर सैफ अली को देखा। इनमें से कुछ जासूसों ने अपने आला अफसरान को सूरत हाल की इत्तला देने के लिए फौरन गेम से लॉग आउट किया। अगरचे लॉग ऑफ करने पर जुर्माना होगा, लेकिन ये मालूमात कीमत के काबिल थीं। बहरहाल सिर्फ सैफ अली की जाहिरी शक्ल ने सूरत हाल को बदल दिया था। जीरो विंग के मेंबरान अपने अर्द गिर्द लातादाद दुश्मनों को देखकर पहले ही अपना लड़ने का जज्बा खो चुके थे। ताहम इन खिलाड़ियों में से हर एक ने ऐसा रद्द-अमल जाहिर किया जैसे वो अपने गिल्ड लीडर को देखकर किसी किस्म के नशे में हों। उनकी आंखों में जुनून जल रहा था। बहुत जल्द इस जंग को देखने वाली बड़ी ताकतों को स्टोन फॉरेस्ट टाउन में सैफ अली की आमद की खबर मिल गई। तो ब्लैक फुलियम ने आखिरकार अपनी शक्ल दिखाई है और मैंने सोचा कि इसने स्टोन फॉरेस्ट टाउन को छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि वो अब भी इसे आखिर तक लड़ने का इरादा रखता है। जब गैलेक्सी पास्ट, जिसने स्टारमोन सिटी में स्टार अलायंस की रहाइशगाह में आराम किया, अपने मातहत से ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौसूल की तो वो सर हिलाने और आह भरने के सिवा कुछ न कर सका। हेवेंस बरेल ने इस आखिरी हमले में अपनी हर चीज झोंक दी थी। गिल्ड ने वाज़े तौर पर पीछे हटना छोड़ दिया था। यहां तक कि अगर स्टोन फॉरेस्ट टाउन का दिफा बहुत ताकतवर था, इवल डेमन फौज कोई हंसने वाली बात नहीं थी। इवल बेस्ट के बरक्स, इवल डेमनस ज़हीन थे। उनके रद्द-अमल की रफ्तार भी तेज थी। वो टाउन के जामिद दिफा के सामने इतनी आसानी से नहीं झुकेंगे जितनी आसानी से इवल बेस्ट झुकते थे। मजीद बरा, अब तक जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर रुकावट के अंदर मारे गए इवल डेमन के हाथों कोई भी खिलाड़ी कुर्बानी बन जाएगा, जो हेवेंस बरेल के लिए बहुत तेजी से एक नए इवल डेमन में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ इसके बारे में सोचकर गैलेक्सी पास्ट खौफ से कांप उठा। कोई भी इस कुमक को नहीं भूल सकता जो ब्लैक वाटर ने भेजी थी। 8 कैटापुल्ट स्टोन फॉरेस्ट टाउन को तबाहकुन नुकसान पहुंचा सकते थे। न सिर्फ उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनकी हमले की रेंज भी इंतहाई तवील थी। यहां तक कि जीरो विंग का नक्लो हरकत की किस्म का दिफाई जादुई दायरा जंग के उन हथियारों से सिर्फ चंद वार ही बर्दाश्त कर सकेगा। दरी असना, ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के एक आला दर्जे के रिसत तूरा में। दिलचस्प
ब्लैक फुलियम वाकई एक खुदकुशी करने वाला कमीना है। नाइन रीगन्स एम्परर के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए जब इसने वो वीडियो देखी जो इसके मातहत ने इसे भेजी थी। जीरो विंग अब वाकई खत्म हो गया है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अनमोल शहजादी अगले मुकाबले में थंडर आइलैंड के लिए मेरे खिलाफ मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल करने का इरादा रखती। नाइन रीगन्स एम्परर के रद्द अमल के बरक्स, जब अनमोल शहजादी ने थंडर आइलैंड पर अपनी पोजीशन से हेवेंस बरेल और जीरो विंग के दरमियान जंग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ी तो उसका तअस्सुर सियाह हो गया। वो इतना बेवकूफ क्यों है? अनमोल शहजादी के पास अल्फाज नहीं थे। हेवेंस बरेल ने वाज़े तौर पर जीरो विंग के मेंबरान का कत्ल आम करने के लिए स्टोन फॉरेस्ट टाउन को सेल कर दिया था। ये काफी बुरा था कि जीरो विंग ने अपनी मैन फोर्स के ज्यादातर मेंबरान और माहिर खिलाड़ियों को इसके दिफा के लिए टाउन भेजा था, लेकिन अब यहां तक कि सैफ अली, जीरो विंग का गिल्ड लीडर, इस जाल में फंस गया था। दानिशमंदाना फैसला यह होगा कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन को छोड़ दिया जाए और जीरो विंग सिटी की हिफाजत के लिए गिल्ड की ज्यादा से ज्यादा ताकत को महफूज रखा जाए। शहर पहले ही गिल्ड का मरकज बन चुका था, लेकिन अगर उसका गिल्ड लीडर स्टोन फॉरेस्ट टाउन की हिफाजत करते हुए मारा गया तो ये गिल्ड को एक बड़ा ज़हनी धचका देगा। अपनी फौजी सलाहियत और हौसले दोनों के जख्मी होने के साथ जीरो विंग को बाद में जीरो विंग सिटी का दिफा कैसे करना था। हेवेंस बरेल की फौज के दरमियान खड़े, जो स्टोन फॉरेस्ट टाउन के बाहर इंतजार कर रही थी, सुनगोलर बरेल की नजर सैफ अली पर जिमी हुई थी। वो इस आदमी को सर निगाहों से घोर रहा था। ब्लैक फुलियम की वजह से मुस्तकबिल की हेवेंस बरेल एम्पायर के लिए इसने जो बुनियाद बनाई थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। अगर ब्लैक फुलियम ने इनशनट रॉक सिटी के दिफाई जादुई दायरों को तबाह न किया होता तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स शहर का मुहासरा न करती, जिससे वो अपने शहर को इवल गार्ड के ब्रांच टेम्पल के लिए कुर्बान करने पर मजबूर न होता। ताहम तबाही के एहसास को जीरो विंग के साथ बांटने की बारी इसकी थी। ब्लैक फुलियम, तुम्हारे अल्फाज यकीनन जुर्रतमंदाना है। तुम अकेले क्या कर सकते हो? तुमने मेरे शहर के दिफाई जादुई दायरों को तबाह करने की जुर्रत की और आज मैं मुआवजे के तौर पर तुमसे स्टोन फॉरेस्ट टाउन ले लूंगा। सुनगोलर बरेल ने सैफ अली पर तंज किया। जैसे ही सुनगोलर बरेल ने बात खत्म की, हेवेंस बरेल की फौज के पीछे इवल डेमन फौज ने जमीन हिला देने वाली धाड़ मारी। 1 लाख से ज्यादा इवल डेमनस की धाड़ें स्टोन कला माउंटेन्स में गूंज उठीं और राकेशों ने जो दबाव छोड़ा उसने स्टोन फॉरेस्ट टाउन में मौजूद हर शख्स को कांपने पर मजबूर कर दिया। कुछ खिलाड़ियों की टांगें भी अपनी ताकत खो बैठे। स्टोन फॉरेस्ट टाउन के खिलाड़ियों को एक बार फिर इवल डेमन फौज की ताकत याद दिलाई गई। अगर इवल डेमन फौज का दबाव पहले ही इतना ताकतवर था तो अगर राकुशस फौज ने कार्रवाई की तो नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। अगरचे सैफ अली ताकतवर था, लेकिन एक शख्स इतने ज्यादा मजबूत राकेशों के खिलाफ किया कर सकता था। मुकाबला करने के लिए हेवेंस बरेल के खिलाड़ी भी थे। आखिर में सैफ अली सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट टाउन या कर जीरो विंग के मेंबरान के साथ मरने के लिए आया था। चूंकि हेवेंस बरेल के लोग स्टोन फॉरेस्ट टाउन को इतना पसंद करते हैं तो अब हमेशा के लिए यहां रह सकते हैं। सैफ अली ने फौरन अपने बैग से एक सिया तवानाई का माला निकाला। जिस लम्हे इसने ये माला निकाला, इसके नीचे हेवेंस बरेल के मेंबरान ने अपनी रूहों को कांपते हुए महसूस किया। इस माला की ताकत ने उनके शऊर को भी मुतासिर किया था। ये तवानाई का माला डिस्ट्रक्शन क्रिस्टल के सवा कोई नहीं था जो सैफ अली ने डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दोबारा कास्ट करने से हासिल किया था। इससे पहले कि कोई रद्द अमल जाहिर कर सकता, सैफ अली ने डिस्ट्रक्शन क्रिस्टल पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। सिया तवानाई का माला फिर हेवेंस बरेल की फौज के दरमियान गिरा। धमाका! जिस लम्हे डिस्ट्रक्शन क्रिस्टल ने जमीन को छुआ, ये चांदी की चमक के साथ फट गया। फौरन डिस्ट्रक्शन क्रिस्टल के नीचे की जमीन डूब गई क्योंकि तबाही की ताकत जमीन पर फैल गई। न जानदार और न ही बेजान अशिया बच सके। तबाही की ताकत जिस चीज और जिस शख्स के साथ राब्ते में आई वो गायब हो गया, पीछे कुछ नहीं छोड़ा। यहां तक कि खिलाड़ियों के मरते वक्त गिराए गए हथियार और साजो सामान भी धमाके से नहीं बच सके। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इससे पहले कि हेवेंस बरेल के मेंबरान रद्द अमल जाहिर कर पाते, उनकी बड़ी फौज के दरमियान जमीन का एक खाली टुकड़ा बन चुका था। कुछ वक्त के लिए हेवेंस बरेल की अफवाज पर खामोशी छा गई, जैसे वक्त खुद जिम गया हो। जीरो विंग के मेंबरान जो स्टोन फॉरेस्ट टाउन की दीवारों पर खड़े थे, इस मंजर से इतने ही दंग रह गए जो अभी पेश आया था।
उन्हें तवक्को नहीं थी कि सैफ अली इतनी अचानक हरकत करेगा। हेवेंस बरेल के मेंबरान को रद्द अमल जाहिर करने का एक सेकंड भी नहीं देगा, और उसके हमले के नताइज भी इतने खौफनाक थे। बाब 1688 एक शख्स की ताकत। डस्टरकिशन क्रिस्टल का रदिस 1000 गज था। एओईटर 5 बड़े पैमाने पर तबाही के मंतर का मुकाबला कर सकता था। ताहम 5 बड़े पैमाने पर तबाही के मंत्रों के बरक्स डस्टरकिशन क्रिस्टल ने हर इस चीज को बुनियादी सतह पर तबाह कर दिया जिसे इसने छुआ। उसने अपने अहदाफ को तबाह करने के लिए बड़ी ताकत पर इन्हिसार नहीं किया, और तबाही की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी भी खिलाड़ी के जिस्म को तबाह कर देगा जिसका इससे सामना हुआ। ये उनकी लाजवाल रूहों को भी नुकसान पहुंचाएगा और उन्हें एक खास हद तक जंग आलूद कर देगा। बदकिस्मती से तबाही की ताकत किनारों पर कमजोर हो जाएगी जैसे जैसे ये फैलती है। धमाके के मरकज से 500 गज इससे ज्यादा दूरी पर मौजूद ज्यादातर खिलाड़ी अभी तक जिंदा थे, उनमें से कुछ अभी तक खड़े थे। सिर्फ वो सब तबाही की ताकत के साथ राब्ते से मुख्तलिफ डिग्रियों तक आलूदा हो चुके थे। इस आलूदगी ने उनकी बुनियादी खुसूसियात को नुमायां तौर पर कम कर दिया था, और उनकी एचपी वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। जहां तक उनके स्टेमिना और इर्तिकाज का ताल्लुक है, वो मुसलसल दोनों को खोते रहे। अगरचे ये खिलाड़ी तकनीकी तौर पर अभी तक जिंदा थे, लेकिन वो अब फोर्स की जंगी ताकत में इजाफा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा रदिस के अंदर मौजूद हर खिलाड़ी ने अपने हथियारों और साजो सामान की पायदारी की एक बड़ी मिकदार खो दी थी। तमाम पुरस्रार लोहे के हथियार और साजो सामान इस लम्हे धूल में तब्दील हो गए जब तबाही की ताकत ने इसे छुआ। इससे कत नजर के वो तबाही की कितनी कम कितनी ज्यादा ताकत के साथ राब्ते में आए। यहां तक कि सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट भी मरकज के 300 गज के अंदर जिंदा नहीं रह सकेगा। सिर्फ फाइन गोल्ड इक्विपमेंट को इस रेंज के अंदर आलूदगी से बचने की कोई उम्मीद थी। सिर्फ डार्क गोल्ड इक्विपमेंट या इससे बेहतर मरकज के 100 गज के अंदर आलूदगी से बच पाए होंगे। इसके बावजूद इस रदिस के अंदर डार्क गोल्ड हथियारों और साजो सामान ने अपनी पायदारी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खो दिया था। ये सब कुछ सिर्फ एक लम्हे में हुआ था, और हेवेंस बरेल के पास रद्द अमल जाहिर करने का कोई वक्त नहीं था। अचानक होने वाली पेशरफ्त ने न सिर्फ हेवेंस बरेल के मेंबरान को दंग कर दिया था, बल्कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन के अंदर मौजूद खिलाड़ी भी नतीजे को देखकर मुंह खोले रह गए। हेवेंस बरेल के मेंबरान सब लेवल 45 और उससे ऊपर के थे। अगर वो मर जाते और एक लेवल खो देते तो उन्हें अपने नुकसानात को पूरा करने में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता। ताहम जो खिलाड़ी धमाके की जद में आए थे उन्होंने न सिर्फ लेवल खोए थे, बल्कि उनके साजो सामान और हथियार भी तबाह हो गए थे। ये नुकसान एक लेवल खोने से कहीं ज्यादा शदीद था। जब हेवेंस बरेल के जिंदा बच जाने वाले मेंबरान ने अपने हथियार और साजो सामान देखे तो वो तकरीबन बेहोश हो गए। जीरो विंग अब वाकई बर्बाद हो गया है। स्टोन फॉरेस्ट टाउन में तमाशाई खिलाड़ी हाँपने के सिवा कुछ न कर सके। सैफ अली का हमला यकीनन गैर मामूली था। सिर्फ एक हमले के साथ उसने हेवेंस बरेल को भारी धचका पहुंचाया था, जिससे 5000 से ज्यादा खिलाड़ी और 3000 इवल डेमनर्स हलाक हो गए थे। ताहम हकीकत ये रही कि जीरो विंग के पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। सैफ अली ने सिर्फ हेवेंस बरेल की नफरत के भड़कते हुए शोले पर तेल डाला था। सुनगोलर बरेल, जो अपनी फौज के दरमियान खड़ा था, ने सैफ अली को घूरा, जिससे कत्ल का इरादा निकल रहा था। यहां तक कि इसके अर्द गिर्द की हवा का दर्जा हरारत भी चंद डिग्री गिर गया था। ब्लैक फुलियम, तुमने ये खुद मांगा है। सुनगोलर बरेल ने फिर हुक्म दिया, मैजिक नॉम कीनस को फाल करें और उसे आसमान से गिरा दें। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई इस पर तोपें ज़ाय करने जा रहे हैं? क्या हम उन्हें स्टोन फॉरेस्ट टाउन के दिफाई जादुई दायरे से निमटने के लिए नहीं बचा रहे थे? डे ब्रेक फोग ने सुनगोलर बरेल का ताज़ा तरीन हुक्म सुनने के बाद इसे रोकने की कोशिश करते हुए मुदाखलत की। मैजिक नॉम कीनस जंगी हथियार थे जो उन्होंने इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा करने के बाद हासिल किए थे। तोप का हर शॉट 3 बड़े पैमाने पर तबाही के मंतर का मुकाबला कर सकता था। उसने दिफाई जादुई दायरों और कलों को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये मुहासरे की जंग के लिए एक खुसूसी हथियार था। ताहम मैजिक नॉम कीनस के पास महदूद गोला बारूद था, और हेवेंस बरेल ने इस गोला बारूद का ज्यादातर हिस्सा इनशनेट रॉक सिटी का दिफा करते हुए खर्च कर दिया था। अब वो सिर्फ 12 राउंड फायर कर सकते थे। इस बारूद को एक ही हदफ पर इस्तेमाल करना
वो भी एक खिलाड़ी पर, गैर दानिशमंदाना था। वही है जो ये मांग रहा है, सुनगोलर बरेल पागलों की तरह गिर जा, इस बात पर बज़िद के इसके हुक्म पर अमल किया जाए। सुनगोलर बरेल का फैसला कुन लहजा सुनकर इसके गिल्ड मेंबर को एहसास हुआ कि वो आदमी कितना गुस्से में था। हेवेंस बरेल की अफवाज के अक़ब में मैजिक नॉम की नस चलाने वाले खिलाड़ियों ने फिर हथियारों का रुख सैफ अली की तरफ किया और फायर किया। धमाका! जैसे ही पहली तोप चली, गहरे नीले रंग की रोशनी की एक शुआ सैफ अली की तरफ उड़ी, जो पलक झपकते ही अपने हदफ तक पहुंच गई। तवानाई की शुआ में इतनी ताकत थी कि इसके इर्द गिर्द की जगह भी कांप उठी। लानत! सुनगोलर बरेल अपना दिमाग खो चुका है। वो दरअसल एक खिलाड़ी से निपटने के लिए जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ब्लैक फुलियम इस बार यकीनी तौर पर मर गया है। इस हमले का रदिस कम अज कम 100 गज होना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी इससे बच नहीं सकता। स्टोन फॉरेस्ट टाउन के अंदर से देखने वाले खिलाड़ी हक्का बक्का रह गए। जंगी हथियारों का कोल डाउन आमतौर पर बहुत तवील होता था, और हथियार जितना मजबूत होता, इसका कोल डाउन इतना ही तवील होता। लिहाजा कारकर्दगी के लिए इस तरह के हथियार आमतौर पर घने हुजूम के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। एक खिलाड़ी पर जंगी हथियार फायर करना ऐशो इशरत था। जैसे ही गहरे नीले रंग की तवानाई की शुआ सैफ अली से टकराने वाली थी, इसने हेवनली ड्रैगन की ताकत को फाल किया, जिससे इसकी एचपी में 500%, दिफा में 300%, ताकत में 150% और चुस्ती में 60% इजाफा हुआ। इसके ओरा की शिद्दत फौरन आसमान को छूने लगी, और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कदीम दरिंदा अभी लंबी नींद से बेदार हुआ हो। इसके बाद सैफ अली ने आने वाली तवानाई की शुआ की तरफ कलंग रे को लहराया। लाइटनिंग एज! बिजली की बेशुमार कौसें सैफ अली के ब्लेड से उड़ी, जिससे एक लंबा नीला दरिया बन गया जो आने वाली तवानाई की शुआ से टकरा गया। जब हमले टकराए तो एक शानदार चमक ने मैदान जंग को रोशन कर दिया। जबकि हर कोई लम्हा भर के लिए अंधा हो गया था, हुआ कि एक तेज झोंके ने उन्हें धकेल दिया। तसादुम के करीब खड़े हेवेंस बरेल के मेंबरान को भी कई गज पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों हमलों के बालादस्ती के लिए लड़ने के बाद मैजिक नॉम कैनन की तवानाई की शुआ ने बिजली के दरिया को निगल लिया और सैफ अली को निगलने के लिए आगे बढ़ी। ताहम इससे पहले कि सुनगोलर बरेल खुशी से फतह का नारा लगा सकता, आसमान में धुआं बखर गया और सैफ अली की अभी तक जिंदा शक्ल जाहिर हुई। सैफ अली दरअसल जिंदा था और अब भी हवा में मंडला रहा था। दरहकीकत वो मरने के करीब भी नहीं था, उसने अपनी एचपी का सिर्फ 8वां हिस्सा खोया था। वो नहीं मरा। ये कैसे मुमकिन है? सैफ अली को जिंदा और तवाना देखकर स्टोन फॉरेस्ट टाउन से देखने वाले खिलाड़ी दंग रह गए। हेवेंस बरेल के मेंबरान की आंखें तकरीबन उनके सॉकेट से गिर गईं जब उन्होंने हमलों का नतीजा देखा। ये कैसे मुमकिन है? क्या इसने कोई इनविल्नरेबिलिटी स्किल इस्तेमाल की? नहीं, ये दुरुस्त नहीं हो सकता, उसने एचपी खोई है। लेकिन अगर उसने इनविल्नरेबिलिटी स्किल इस्तेमाल नहीं की, तो उसने सिर्फ थोड़ी सी एचपी क्यों खोई? एक लम्हे के लिए सुनगोलर बरेल ये समझने में नाकाम रहा कि अभी क्या हुआ है। उसने इस इम्कान पर गौर किया था कि सैफ अली के पास मैजिक नॉम कैनन के हमले को चकमा देने के चंद तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, दुश्मन सोर्ड समीन तवानाई की शुआ को रोकने के लिए इनविल्नरेबिलिटी स्किल आफ्टर 3 डेफनेसो मैजिक स्क्रॉल इस्तेमाल कर सकता है। वो टेलीपोर्टेशन स्किल भी इस्तेमाल कर सकता था, जिसे इसने माजी में कई बार इस्तेमाल किया था। ताहम इन तमाम इम्कानात में से जिन पर इसने गौर किया था, उनमें से किसी में भी सैफ अली का हमले को सामने से वसूल करना शामिल नहीं था। फायरिंग जारी रखें। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि वो बर्दाश्त कर सकता है, सुनगोलर बरेल ने दोबारा हमला करने का हुक्म दिया, दांत पीसते हुए। मैजिक नॉम कैनन का कोल डाउन 45 सेकंड था, लेकिन हेवेंस बरेल ने इनशनेट रॉक सिटी से 3 मैजिक नॉम की नज हासिल की थी। उनके पास अब भी 2 और थीं जिन पर वो इन्हिसार कर सकते थे। अचानक एक और मैजिक नॉम कैनन ने सैफ अली पर फायर किया। धमाका! एक बार फिर गहरे नीले रंग की तवानाई की शुआ ने मंडलाते हुए सोरुल समीन को निगलने की धमकी दी। ताहम इस बार सैफ अली ने एओई स्किल इस्तेमाल नहीं की। इसके बजाय उसने फुलियम बरस्ट को फाल किया और तवानाई की शुआ को रोकने के लिए कलंग रे का इस्तेमाल किया। एक बार जब तवानाई की शुआ गुजर गई,
सैफ अली हुआ में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने से पहले तकरीबन 20 गज पीछे फिसल चुका था। उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा एचपी का तकरीबन छठा हिस्सा भी खो दिया। अगरचे इसने पहले से बदतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था, लेकिन वो अब भी जिंदा और ठीक था। हमला। इस पर हमला जारी रखें, सुनगोलर बरेल ने हुक्म दिया। इसकी आंखों में जुनून चमक रहा था। तीसरी मैजिक नॉम कैनन ने फौरन फायर किया। एक और गहरे नीले रंग की तवानाई की शुआ को करीब आते देखकर सैफ अली इससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। धमाका। जैसे ही धुआं बिखरा, सैफ अली हुआ में रहा। इसके पास अब भी अपनी एचपी का 50% से ज्यादा हिस्सा था। क्या बस यही है? सैफ अली ने आराम से खुद को झाड़ते हुए पूछा। सुनगोलर बरेल पर एक नजर डालते हुए वो हंसा और बुलंद आवाज में सोचा, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि हेवेंस बरेल सिर्फ इसी के काबिल है? मैदान जंग में खामोशी छा गई क्योंकि हर कोई सैफ अली को देख रहा था। बाब 1689, एक आला शैतान को बुलाना, ये कैसे मुमकिन है? सुनगोलर बरेल की आंखों में खौफ भर गया जब उसने सैफ अली को घूरा। वो मैजिक नॉम कैनन की ताकत से बखूबी वाकिफ था और वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर सकता था कि सैफ अली ने अभी 3 वार सामने से लिए और जिंदा बच गया। अपनी एचपी का 50% से ज्यादा बरकरार रखने की तो बात ही छोड़ दें। यहां तक कि एक 2 MT भी बुखारात बन जाएगा। यहां तक कि लाइफ सेविंग स्किल को फाल करने के बाद भी अगर वो मैजिक नॉम की नस की जद में आ जाए, फिर भी इन ताकतवर हथियारों के 3 हमले सैफ अली को मारने में नाकाम रहे। क्या वो कोई NPC है या इंसानी नुमा राकुशस? जब हेवेंस बरेल के मेंबरान ने सैफ अली की मगरूर मंडलाती हुई शक्ल को देखा तो वो खौफ और उलझन से मगलूब हो गए। सैफ अली ने जो ताकत अभी जाहिर की थी वो खिलाड़ियों की सलाहियतों से बाहर थी। इस किस्म की ताकत NPC और राकुशों के दायरों में रहती थी। जब उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसे राकुशस से कैसे लड़ना है तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। अगर वो हमले जो 3 बड़े पैमाने पर तबाही के मंतरों का मुकाबला कर सकते थे, इस सौरुड ज़मीन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तो उनके हमले इसकी जिल्द पर बारिश के कतरे होंगे। सैफ अली का जंगी मेयार भी बहुत ज्यादा था। वो उन्हें सिर्फ एक आम राकुशस की तरह इस पर हमला करने नहीं देगा। अगर सैफ अली ने उनकी फौज की सफों में हमला किया तो नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। दरी असना स्टोन फॉरेस्ट टाउन अपने खिलाड़ियों के नाकाम बमबारी का मुशाहिदा करने के बाद खौफनाक हद तक खामोश हो गया था। तो ये स्टारमोन किंगडम के नंबर 1 माहिर की ताकत है। अगरचे वो जानते थे कि सैफ अली स्टारमोन किंगडम का अवामी तौर पर तस्लीम शुदा नंबर 1 माहिर है और वो यकीनी तौर पर सौरुड किंग का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी इतना ताकतवर है। जंगी हथियारों का सामना करने के काबिल होना खिलाड़ियों से बाहर का कारनामा था। सैफ अली बिलाशुबा एक हकीकी राकुशस था। इसका मुशाहिदा करने के बाद वो माहिरीन जिन्होंने सैफ अली को चैलेंज करने और स्टारमोन किंगडम के नंबर 1 माहिर के तौर पर टाइटल का दावा करने का मंसूबा बनाया था, खुद तज़हीक में मुस्कराए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका ख्याल कितना मिजाहिया था। जब सैफ अली ने अपने नीचे हेवेंस बरेल के मेंबरान पर अपनी नजर डाली, उनके हैरान कुन तासुरात को देखा तो उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। अगरचे गिल्ड वॉर में काफी ताकत अहम थी, लेकिन गिल्ड का हौसला भी इतना ही अहम था। खौफ और परेशानी में मुब्तला खिलाड़ी अपनी पूरी सलाहियत के साथ लड़ने के काबिल नहीं होंगे और वो बेहिस गलतियां करेंगे। इसके बरक्स अगर गिल्ड का हौसला बुलंद होता तो उसके खिलाड़ी अपनी पूरी सलाहियत का मुजाहरा करते और मामूल से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते। तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन को शिकस्त देने की कोशिश करना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये काफी मुअस्सर था। सैफ अली अपनी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन था जब उसने अपने दुश्मनों के मगलूब तासुरात देखे। अगरचे जंगी हथियार वाकई ताकतवर थे, लेकिन वो नागुज़ीर नहीं थे। मौजूदा खिलाड़ी ऐसे हथियारों की ज़र्ब बर्दाश्त करने के लिए बहुत कमजोर थे। 3 बड़े पैमाने पर तबाही के मंतर यकीनन 1 खिलाड़ियों को मार सकते थे और यहां तक कि 2 खिलाड़ी भी आमतौर पर इस तरह के हमले से नहीं बच सकते थे। लेकिन 3 और 4 खिलाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है? एक बार जब खिलाड़ी 3 तक पहुंच जाते तो 3 बड़े पैमाने पर तबाही के मंतर सिर्फ खतरा बनते, वो नागुज़ीर नहीं होते। 4 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ी 3 बड़े पैमाने पर तबाही के मंतर को भी बखेर सकते थे।
सैफ अली ने मैजिक नॉम की नस के हमलों का सामना करने की जुर्रत की वजह उसकी काफी ज्यादा बुनियादी खुसूसियात और मैजिक रेसिप्टनेस थी। इसके अलावा हेवनली ड्रैगन की ताकत ने इसकी एचपी और दिफा में नुमाया फर्क से इजाफा किया। सबसे अहम बात यह है कि डिसइंटीग्रेशन आर्मर का डिसइंटीग्रेशन फील्ड 2 से ऊपर की स्किल्स और मंत्रों को 60% तक कमजोर कर सकता था। इन तमाम अवामिल के खेल में होने के साथ उसने मैजिक नॉम की नस की तवानाई की शुआओं को सामने से वसूल करने का इंतखाब किया था। इसके बावजूद इसे अब भी काफी नुकसान पहुंचा था। ताहम अगर कोई और उसकी जगह खड़ा होता, यहां तक के डिसइंटीग्रेशन फील्ड की मदद से भी, वो आ तो मर जाते या एक ही हमले के बाद बमुश्किल जिंदगी से चिमटे रहते। अगरचे ऐसा लगता था कि इसने अपनी एचपी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खोया है, लेकिन इसने अपनी एक स्किल के साथ अपनी एचपी को 500% तक बढ़ाया था। इस एचपी का छठा हिस्सा खोना इतनी एचपी खोने के मुतरादिफ था जितना आम तौर पर उसके पास था। मजीद बरा तीन बड़े पैमाने पर तबाही के मंत्रों को सामने से वसूल करना इसके साजो सामान की पायदारी पर काफी बोझ था। नॉम की नस के 3 शॉट्स के बाद इसके डार्क गोल्ड इक्विपमेंट की पायदारी तकरीबन 1/4 गिर गई थी। अगर इसे 1 और दर्जन या इससे ज्यादा तवानाई की शुआएं मिले तो उसकी तमाम अशिया तबाह हो जाएंगी, सिवाय इसके एपिक और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स के। ये देख कर के हेवेंस बरेल के मिंबरान घबरा रहे हैं, सैफ अली ने फौरन 4 बड़े पैमाने पर तबाही का मैजिक स्क्रोल, जो उसने बीफोमेट को मारने के बाद हासिल किया था, अपने बैग से निकाला और इसे फ़आल किया। 4 मंत्र डार्क परिजन। इससे पहले कि हेवेंस बरेल के मिंबरान अपने सदमे से निकल पाते, फौज के दरमियान एक सिया गेंद नमूदार हुई। ये सिया गेंद फिर फैल गई, तेजी से और खामोशी से 500 गज के रदिस को अपनी लपेट में ले लिया। 2 सेकंड तक बेहरकत रहने के बाद सिया गेंद फट गई और सिया रोशनी के एक बुलंद उबाला सुतून ने इसकी जगह ले ली। फौरन वो तमाम खिलाड़ी जो उन वल्नरेबिलिटी स्किल्स को फ़आल करने में नाकाम रहे, मर गए क्योंकि वो रोशनी के सुतून में फंस गए थे। इस एक हमले के साथ हेवेंस बरेल ने मजीद 6000 से ज्यादा मेंबरान को खो दिया। 0 विंग, मेरे हुक्म पर तवज्जो दो, टाउन छोड़ दो और हेवेंस बरेल का सफाया कर दो। इनमें से किसी को जिंदा ना छोड़ो। मनी ईचर ब्लस्टास और नकलो हरकत की किस्म का दिफाई जादुई दायरा लाओ, सैफ अली ने हुआ में अपनी पोजीशन से चीख कर कहा। इसकी आवाज मैदान जंग में गूंज रही थी। सैफ अली का हुक्म सुनते ही 0 विंग के मिंबरान का खून जोश मारने लगा और वो ताकत से धाड़ने लगे। आबिदागाल और दीगर बुनियादी मिंबरान की कमान में हर कोई स्टोन फॉरेस्ट टाउन से बाहर निकला और हेवेंस बरेल की 3 लाख की मजबूत फौज की तरफ भागा। सैकड़ों मनी ईचर ब्लस्टास और नकलो हरकत की किस्म का दिफाई जादुई दायरा करीब से पीछे चला। लानत, ब्लैक फुलियम इस किस्म की ताकत कैसे इस्तेमाल करता है? हम जीत नहीं सकते। ब्लैक फुलियम एक राक्षस है। मैं मरना नहीं चाहता। सैफ अली के 4 बड़े पैमाने पर तबाही के मैजिक स्क्रोल से होने वाली जिस्मानी तबाही के मुकाबले में जहनी धचका अपाहज करने वाला था। अपने बहुत से साथियों को फौरी तौर पर मरते हुए देखने के बाद हेवेंस बरेल के बहुत से मिंबरान मुड़े और भाग गए। सैफ अली ने अभी इतनी खौफनाक ताकत के साथ लगातार 2 बड़े पैमाने पर तबाही के मंत्र इस्तेमाल किए थे। कौन जानता था कि उसके पास मजीद क्या जखीरा है? मजीद बरा, ये देखकर कि उनके गिल्ड मिंबरान कितनी बुरी तरह मरे थे, उन्हें वाकई खौफजदा कर दिया था। ये खास तौर पर खिलाड़ियों के पहले ग्रुप के लिए सच था जो डस्टरकिशन क्रिस्टल का शिकार हुए थे। हमले ने इन खिलाड़ियों के ज्यादातर साजो सामान को भी मिटा दिया था। सैफ अली बुनियादी तौर पर उनकी नजरों में लाफानी था। वो इस डरावने ख्वाब में एक लम्हा भी रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ब्लैक फुलियम, सुनगोलर बरेल ने अपनी फौज को अफरा तफरी में उतरते देखकर तेवरी चढ़ाई। जल्दी से उसने टीम चीट के जरिए हुक्म दिया, ईवल डेमन फौज को अंदर भेजो अभी। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई अब हमला करने जा रहे हैं? ब्लैक वाटर की कुमक अभी तक नहीं पहुंची है। अगर हम अभी शुरू करते हैं तो मुझे डर है कि डेब्रेक फोक जानती थी कि ईवल डेमन फौज किस किस्म की ताकत रखती है। अक्सरियत नए पैदा होने वाले ईवल डेमनस की थी। अगरचे ये ईवल डेमनस खिलाड़ियों को ज़बह करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो स्टोन फॉरेस्ट टाउन में एनपीसी सिपाहियों के खिलाफ ज्यादातर बेकार होंगे। वो उन राकेशों के साथ टाउन के दिफा को तोड़ने के लिए जिदोजहद करेंगे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनगोलर बरेल भी बहुत जल्दी हमले के मुमकिन नताइज को समझता था। ताहम अगर उन्होंने जीरो विंग के अभी दिए गए जहनी धचके से निकलने के लिए कुछ नहीं किया तो दुश्मन गिल्ड का सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ताहम बहुत जल्द सुनगोलर बरेल ने एक तंजिया मुस्कुराहट जाहिर की और कहा, जीरो विंग के मेंबरान ने टाउन छोड़ने में पहल की है। ये उन्हें फना करने का बेहतरीन मौका है। फुलियम बिल्ड को मतला करें कि वो मीथक रैंक के इवल डैमनस और बेस्ट को अंदर भेजे। समझ गई? डेब्रेक फोग ने सुनगोलर बरेल की दलील को तस्लीम किया। फौरन उसने फुलियम बिल्ड से राब्ता किया और उसे कार्रवाई करने का हुक्म दिया। फौरन करीबी जंगल में हलचल मच गई। सेकेंडों में एक लेवल 80 मीथक रैंक का इवल डेमन और 4 लेवल 80 मीथक रैंक के इवल बेस्ट नमूदार हुए। जैसे ही वो नमूदार हुए, उनकी कानों को फाड़ देने वाली धाड़ें मैदान जंग तक पहुंच गईं। जिस दबाव को उन्होंने खारिज किया, इसने करीबी हेवेंस बरेल के मेंबरान की सांसें भी चरा ले। इन मीथक रैंक के इवल बेस्ट और डेमन की अचानक शमूलियत ने जीरो विंग के मेंबरान की हौसला शिकनी की। इसके बरक्स हेवेंस बरेल का कुछ हौसला वापस आया। ब्लैक फुलियम, अब तुम्हारे तकब्बुर की कीमत चुकाने का वक्त है। सुनगोलर बरेल मुस्कुराया जब उसने देखा कि जीरो विंग की फौज पहले ही स्टोन फॉरेस्ट टाउन से काफी फासले पर जा चुकी। अपने हाथ की लहर के साथ उसने मीथक रैंक के इवल बेस्ट और इवल डेमन को जीरो विंग की सफों में हमला करने का हुक्म दिया। सैफ अली फिर जमीन पर वापस आया। उतरने के बाद उसने अपने बैग से सुनहरी चमक वाली क्रिस्टल बॉल निकाली। आओ बी फॉर्मेट, सैफ अली चलाया। इसी वक्त 5000 मैजिक क्रिस्टल्स उसके बैग की जगह से गायब हो गए। बाब 1690 दे मालाई मुकाबला। हाई डेमन की रूह को फाल करने के लिए 5000 मैजिक क्रिस्टल्स की कुर्बानी देने के बाद सैफ अली के सामने एक बहुत बड़ा जादुई दायरा बन गया। ताहम दूसरे जादुई दायरों के बरक्स उसने अपने माहौल से माना जज्ब नहीं किया, बल्कि तारीकी की ताकत दायरे से निकली और उसके गिरदोनवा में सैलाब की तरह आ गई, जैसे ये डार्कनेस वर्ल्ड का कोई पोर्टल हो। घनी तारीकी की ताकत ने तेजी से जादुई दायरे के गिर्द सिया धुंध की एक तह बना दी। ये इतनी घनी थी कि इसने मुहित इवल एनर्जी को भी मुंतशिर कर दिया। इस अमल के 3 सेकंड के बाद सिया धुंध एक बहुत बड़ी शक्ल में मरकूज हो गई। जिस लम्हे धुंध ने इस बहुत बड़ी शक्ल में इकट्ठा होना शुरू किया, उसने एक जबरदस्त ओरा खारिज किया जो उसके गिरदोनवा में फैल गया। मजीद बरा जैसे जैसे जिस्म ने शक्ल इख्तियार की, इसका ओरा मजबूत होता गया। मजीद 5 सेकंड के बाद बीफोमेट का 30 मीटर लंबा फ्रेम मैदान जंग में पहुंच गया। ताहम इस बीफोमेट के बरक्स जिसे सैफ अली ने मारा था, ये बीफोमेट कई गन्ना ज्यादा मजबूत था। पिछला बीफोमेट महज एक लेवल 73 ग्रैंड लॉर्ड था, लेकिन सैफ अली के सामने मौजूद राकुशस लेवल 80 मीथक रैंक का हाई डेमन था। मजीद बरा बाइबल ऑफ डार्कनेस की डेमन रूलर स्कल की वजह से बीफोमेट की बुनियादी खुसूसियात में मजीद 35% इजाफा हुआ। बीफोमेट लेवल 80 HP 324-000-324-00000। जब इवल डेमन फौज जीरो विंग की फौज के 100 गज के अंदर थी, बीफोमेट ने जमीन को हल्का सा रोका और गायब हो गया। हाई डेमन फौरन इवल डेमनस के सामने दोबारा नमूदार हुआ, इससे पहले कि इसने अपने पंजों वाले हाथों में से एक को राकुशस फौज पर मारा। धमाका! अचानक बीफोमेट के 20 गज के अंदर तमाम इवल डेमनस पीछे की तरफ उड़ गए। बीफोमेट की हमले की रेंज के अंदर तमाम इलियट और स्पेशल इलियट रैंक के इवल डेमनस फौरन खत्म हो गए। यहां तक कि चीफ्टीन रैंक के इवल डेमनस HP के एक छोटे से धागे के साथ जिंदगी से चिमटे रहे। इतना मजबूत जीरो विंग के मेंबरान जो जंग में जा रहे थे, ये देखकर हाँपने के सिवा कुछ ना कर सके। ये जाहिर था कि ये वॉर बीफोमेट के आम हमलों में से एक था। हाई डेमन ने एओई स्कल इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी उसने फौरन कई दर्जन इवल डेमनस को तबाह कर दिया था। नतीजे में होने वाले असर ने हाई डेमन के सामने पहले से नाहमवार जमीन को भी हमवार कर दिया था। कुदरती तौर पर बीफोमेट ने अपने दुश्मनों को रद्द-अमल जाहिर करने का वक्त नहीं दिया, क्योंकि इसने अपना दूसरा पंजों वाला हाथ हिलाया। धमाका! एक बार फिर दर्जनों इवल डेमनस मर गए। कई लॉर्ड रैंक के इवल डेमनस हवा में उड़ गए क्योंकि उन्हें शदीद चोटें आईं। कुछ वक्त के लिए बीफोमेट एक न रुकने वाले हंगामे पर जारी रहा।
हाई डेमन ने इवल डैमनस का कत्ल आम किया जैसे वो चींटियों को कुचल रहा हो। अगरचे करीबी इवल डैमनस ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन बीफोमेट को बमुश्किल नुकसान पहुंचा था। चीफ 3 रैंक के इवल डैमनस ने हाई डेमन को सिर्फ 300 के करीब नुकसान पहुंचाया, जबकि लॉर्ड रैंक के इवल डैमनस ने तकरीबन 1000 का नुकसान पहुंचाया। ये हमले बीफोमेट के लिए खराश भी नहीं थे। अपनी जंगी बहाली के साथ बीफोमेट ने हर 5 सेकंड में 32,40,000 HP दोबारा हासिल की। मजीद बरा इवल डैमनस के पास तवील फासले के हमले नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा वो चंद दरमियानी फासले के हमले कर सकते थे। अगरचे बीफोमेट बहुत बड़ा था, लेकिन सिर्फ 200 या इससे ज्यादा इवल डैमनस एक वक्त में इस पर हमला कर सकते थे। यहां तक कि अगर बीफोमेट वहां खड़ा रहता और कुछ न करता, तब भी इवल डैमनस उसे मार नहीं सकते थे। बीफोमेट के मैदान जंग में शामिल होने के चंद सेकंडों में हाई डेमन ने सैकड़ों इवल डैमनस को हलाक कर दिया था। इनमें से 2 दर्जन से ज्यादा चीफ्टीन थे और 1 लॉर्ड था। अगरचे हेवेंस बरेल की 1 लाख की मजबूत इवल डैमनस की फौज के मुकाबले में ये नुकसान मामूली था, लेकिन सुनगोलर बरेल का तासुर बिगड़ गया जब इसने हाई डेमन का कत्ल आम देखा। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि जीरो विंग के पास इस जैसा ट्रम्प कार्ड होगा। उसने फर्ज किया था कि जीरो विंग डिवाइन रीगन्स को तलब करेगा, जैसा कि इसने अपनी पिछली जंग के दौरान किया था। अगर ऐसा होता तो वो मीथक रैंक के इवल डेमन को जीरो विंग के दिफा से गुजरकर इस जादुई दायरे को बराह रास्त निशाना बनाने का इरादा रखता था जिसने रीगन्स को तलब किया था। ताहम ये एक मुख्तलिफ कहानी थी अगर सैफ अली ने किसी शय के साथ मीथक राकुशस को तलब किया। बीफोमेट से निमटना आसान नहीं होगा। इस डेमन को रोकने के लिए 2 मीथक इवल बेस्ट भेजें। मीथक इवल डेमन ब्लैक फुलियम के पीछे जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग हमें शिकस्त देने का इरादा कैसे रखता है, सुनगोलर बरेल ने हुक्म दिया। इवल डैमनस खिलाड़ियों के खिलाफ बेहतरीन थे। अगरचे सैफ अली कोई आसान हदफ नहीं था, लेकिन वो एक मीथक रैंक के इवल डेमन के सामने अपने साथियों से थोड़ा बड़ा एक छोटा कीड़ा था। 4 मीथक रैंक के इवल बेस्ट में से 2 बीफोमेट की तरफ मुड़े, जबकि मीथक रैंक के इवल डेमन ने सैफ अली पर हमला किया। ताहम इससे पहले कि इवल डेमन सैफ अली तक पहुंच पाता, एक बहुत बड़ी शक्ल ने इसे रोक लिया। ये शक्ल बीफोमेट के सवा किसी की नहीं थी। बीफोमेट 30 मीटर लंबा था और मीथक रैंक का इवल डेमन सिर्फ 5 मीटर लंबा था। हाई डेमन इवल डेमन के ऊपर इमारत की तरह छाया हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक सकते हो? सुनगोलर बरेल ने तंज किया। एक मीथक रैंक के इवल डेमन का जंगी मेयार आम माहिरीन से भी बेहतर था और उसकी ताकत मीथक रैंक के इवल बेस्ट से ज्यादा थी। इसकी वाहिद कमजोरी उसकी कम 15 करोड़ HP थी। ताहम खिलाड़ियों के खिलाफ इतनी HP काफी से ज्यादा थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के मीथक रैंक के इवल डेमन ने अपने पंजों में से एक को बीफोमेट पर लहराया। जैसे ही इसका पंजा हरकत में आया, सुरमई धुंध ने इसे तेजी से अपनी लपेट में ले लिया। पंजों के गुजरते ही जगह फट गई। 3 स्कल डार्क एनिहिलेशन कला। अगरचे हमला सिर्फ एक 3 स्कल था, लेकिन इवल डेमन की जबरदस्त ताकत और रफ्तार ने इसे बेहतर बनाया। आने वाले हमले को देखकर बीफोमेट ने चकमा देने की कोशिश करने के बजाय हमले का मुकाबला करने के लिए अपने पंजों वाले हाथ को हिलाया। धमाका। जब दोनों पंजे टकराए तो उनके अर्ध गिर्द की जगह बखर गई। तसादुम के नीचे की जमीन डूब गई, जबकि करीबी इवल डैमनस हुआ में उड़ गए। चीफ 3 रैंक से नीचे और असर के 20 गज के अंदर मौजूद इवल डैमनस नतीजे में पैदा होने वाली शाक वेव्स से फौरन मर गए। दोनों राकेशों के चंद सेकंड तक एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाने के बाद डार्क एनिहिलेशन कला के असरात गायब हो गए और मीथक रैंक के इवल डेमन को खुद को मुस्तहकम करने से पहले 5 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों राकेशों की ताकत के दरमियान फर्क एक नजर में वाज़े था। हेवेंस बरेल के मिंबरान जो लड़ने के जज्बे से भरे हुए थे, हक्का बक्का रह गए, खास तौर पर सुनगोलर बरेल। ये सब कैसे मुमकिन है? वो चीज इवल डेमन की 3 स्कल को आम हमले से कैसे रोक सकती है? सुनगोलर बरेल बस ये नहीं समझ सकता था कि एक डेमन इतनी खौफनाक ताकत कैसे रख सकता है। एक मीथक रैंक का इवल डेमन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ताहम सुनगोलर बरेल जल्द ही अपने होश में आ गया। बीफोमेट सिर्फ एक मखलूक थी
और उसके पास कल 5 मीथक राकुशस उसकी कमान में थे। यहां तक कि अगर बीफोमेट ज्यादा ताकतवर था तो ये एक साथ 5 मीथक राकेशों को नहीं रोक सकता था। जब तक वो सैफ अली को मार डालेंगे बीफोमेट गायब हो जाएगा। सुनगोलर बरेल ने फौरन फुलियम बिल्ड से राब्ता किया, जो खुफिया तौर पर मीथक राकेशों को कंट्रोल करता था, और इसे हिदायत की कि वो 5 को सैफ अली को मारने के लिए भेजे। उसने फुलियम बिल्ड को यह भी कहा कि वो दूसरे इवल डेमनस को जितना मुमकिन हो बीफोमेट से दूर रखे, जीरो विंग के मेंबरान पर तवज्जो मरकूज करे। जैसा कि सुनगोलर बरेल ने तवक्को की थी, अगरचे बीफोमेट ताकतवर था, लेकिन ये इसी लेवल के 5 मीथक राकेशों को नहीं रोक सकता था। एक इवल डेमन और 2 इवल बेस्ट को नीचे रखने के लिए हाई डेमन को अपनी हर चीज लगानी पड़ी। ताहम जीरो विंग की फौज मैदान जंग में पहुंच चुकी थी और नक्ल व हरकत की किस्म के दिफाई जादुई दायरे ने सैफ अली को अपनी हिफाजत में ले लिया। दरी असना कई सौ ब्लस्टार्स ने बैक वक्त अपना पेलोड लॉन्च किया। सैकड़ों फटने वाले तीरों के अपने अहदाफ की तरफ उड़ने का मंजर शानदार था। धमाके ने एक लम्हे के लिए मीथक रैंक के इवल बेस्ट की पेश कदमी को भी रोक दिया। कमजोर इवल डैमनस गिरोह दर गिरोह मरने लगे। तीरों की एक ही बौछार ने कई सौ इवल डैमनस की जान ले ली। ताहम इवल डेमन फौज ने नकलो हरकत की किस्म के जादुई दायरे के खिलाफ अपना हमला शुरू कर दिया। वक्ता फौकता 2 मीथक रैंक के इवल बेस्ट, जो बीफोमेट की देखभाल से बच गए थे, जादुई दायरे पर 1 या 2 हमले करने के लिए हाई डेमन से छपकर निकल गए। हेवेंस बरेल ने मैजिक नॉम की नस के साथ दायरे पर बमबारी भी जारी रखी। इसके खिलाफ इतने ज्यादा हमलों के साथ जादुई दायरे की रुकावट पर दरारें नमूदार होने लगे। खुशकिस्मती से दायरे ने तेजी से खुद की मरम्मत की और कई मिनट तक जारी रहने के बाद जीरो विंग के पास नकलो हरकत की किस्म के दिफाई जादुई दायरे के तवानाई के ज़खायर को भरने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये अभी तक खड़ा है। सुनगोलर बरेल की निगाहों में हसद चमक उठा जब उसने नकलो हरकत की किस्म के दिफाई जादुई दायरे को देखा। अगरचे ये शहर के अर्द गिर्द की रुकावट की तरह मजबूत नहीं था, लेकिन इसे बिखरने के फौरन बाद दोबारा फाल किया जा सकता था। तो क्या हुआ अगर आप अभी के लिए इवल डेमन फौज का मुकाबला कर सकते हैं? आप कितने मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? हेवेंस बरेल हमला। जीरो विंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, सुनगोलर बरेल चलाया। हेवेंस बरेल के मेंबरान भी देख सकते थे कि अगरचे ब्लैक फुलियम की पिछली कारकर्दगी शानदार रही थी, लेकिन जीरो विंग फना होने से नहीं बच सकता। जब जीरो विंग के मेंबरान ने सुनगोलर बरेल की चीख सुनी तो उनके तासुरात सियाह हो गए। इवल डेमन पहले ही एक जबरदस्त कुव्वत थी। अगर हेवेंस बरेल के खिलाड़ी मैदान में शामिल हो गए, यकीनन मैं एक बीफोमेट पर भरोसा करके अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। जंग की मौजूदा हालत ने सैफ अली को खास तौर पर हैरान नहीं किया। खुशकिस्मती से जीरो विंग सिटी ने हाल ही में काफी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स जमा किए थे। इसके बाद उसने अपने बेग से हाई डेमन की रूह को निकाला और उसके लिए मजीद 5000 मैजिक क्रिस्टल्स कुर्बान किए। एक और बहुत बड़ा जादुई दायरा मैदान जंग में शामिल हुआ और चंद सेकंड के बाद एक नया बीफोमेट नकलो हरकत की किस्म के दिफाई जादुई दायरे के अंदर जाहिर हुआ। ब्लैक फुलियम एक और को तलब कर सकता है। ये कोई चाल है ना? जैसे ही हेवेंस बरेल के मेंबरान ने अपना हमला शुरू किया, वो रुक गए क्योंकि उन्होंने नए बीफोमेट को मुकम्मल सदमे में मुंह खोले देखा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।